अस्सलामुअलैकुम। पेशे खिदमत है कहानी देवता एपिसोड 135। प्लीज़ लाइक द वीडियो, थैंक यू। ट्रांसमीटर से आवाज़ आई, हेलो मादाम सोनिया। हेलो, मैं एएमएम आपसे मुखातिब हूँ, मास्कमैन का असिस्टेंट हूँ। यहाँ आपकी आवाज़ रिकॉर्ड हो रही है। आप जो सवाल करेंगे उसका जवाब फौरी तौर पर मास्कमैन कंप्यूटर के ज़रिए देंगे। मैं कंप्यूटर से मौसूल होने वाला जवाब आपको सुनाता जाऊँगा। सवाल ये है, तुम्हारा मास्कमैन अपने 5 आदमी वादिय काफ क्यों भेजना चाहता है? मैं बहैसियत असिस्टेंट ये जवाब दे रहा हूँ। अगर मेरे जवाब में कोई गलती होगी तो कंप्यूटर मुझे रोक देगा। बहरहाल सुनिए। आप लोग कोहे काफ का जिक्र अक्सर तुर्की के हवाले से करते हैं। इससे ये तासुर पैदा होता है कि काफ की वादी तुर्की के शुमाल मगरिब या शुमाल मशरिक में है। हकीकतन ये हमेशा रूस का इलाका रहा है। सोनिया ने जवाब दिया, तुम कोहे काफ की बात कर रहे हो और हम वादिय काफ की बात करते हैं। बेशक रूस के जनूबी हिस्से में यह पहाड़ी सिलसिला है, लेकिन टाटर गलबा का कबीला सदियों से जिस वादी में आबाद है, वहां से तुर्की और ईरान की सरहदें करीब हैं। इसीलिए हम तुर्की का जिक्र ज्यादा करते हैं। वैसे इस बहस के छेड़ने का मकसद क्या है? क्या रूसी हुक्काम अपनी फौजें भेजना चाहते हैं और यह हक जताना चाहते हैं कि वादी काफ उनका इलाका है? जी नहीं, हमारे कहने का मतलब यह है कि जब वादी काफ हमारे इलाके में है तो हमें दूसरे ममालिक से ज़्यादा सहूलतें मिलनी चाहिए, दोस्ती हमसे होनी चाहिए। हम हर तरह से आपके काम आना चाहते हैं। ताज्जुब है, आज से पहले कभी टाटर गलबा के कबीले के काम आने का ख्याल किसी के दिल में पैदा नहीं हुआ। कोई मुल्क इधर तवज्जो नहीं देता था। वो जानते थे यहाँ पसमानदा कौम आबाद है। ये लोग बैरूनी ममालिक जाकर तालीम हासिल करते हैं, बाहर की दुनिया देखते हैं। इसके बावजूद अपने इलाके में आकर वही पसमानदा लोगों जैसी ज़िंदगी गुजारते हैं। इसलिए यहाँ बसने वाली कौम को हमेशा नज़रअंदाज किया गया है। मादाम किसी इलाके को नज़रअंदाज करने या उसे बहुत ज़्यादा अहमियत देने की बहुत सी वजूहात होती हैं। वादी काफ में ना तो ज़रूरी पैदावार हो सकती है, ना ही इस दूर उफ्तादा इलाके को सनती बनाया जा सकता है, और ना वहाँ से तेल निकलता है। हाँ, अचानक मादाम रसवंती और मिस्टर फरहाद अली तैमूर निकल आए हैं, तो तेल से ज़्यादा अहमियत हो गई है। बड़े ममालिक एक दूसरे के मुतल्लिक बड़ी दूर तक मालूमात रखते हैं कि एटम बॉम्ब और हाइड्रोजन बॉम्ब किस मुल्क ने कितने बनाए हैं और कहाँ ज़खीरा किया है। मादाम रसवंती और मिस्टर फरहाद अली तैमूर जैसे हाइड्रोजन बॉम्ब कहाँ मौजूद हैं, यह सारी दुनिया को मालूम हो गया है। इसीलिए कोहे काफ की अहमियत तमाम अहम तरीन इलाकों से बढ़ गई है। सोनिया ने टोकते हुए कहा, तुम फिर कोहे काफ कह रहे हो, मैं वादिय काफ की बात कर रही हूँ। सॉरी, मेरी मुराद वादिय काफ से ही है। आपसे दरख्वास्त है कि आप कोहे काफ की जोग्राफियाई पोजीशन को मद्देनजर रखें। अगर वादिय काफ में हमारी मुखालफत करने वाले मुल्कों ने किसी तरह अपने फौजी अड्डे बना लिए तो यह हमारी सरहदों के लिए नुकसान का बायस होगा। यहाँ किसी मुल्क का फौजी अड्डा कायम नहीं होगा। ये एक आज़ाद मुमलिकत होगी और इसकी अपनी खारजा पॉलिसी होगी। हम सबको दोस्त बनाकर रखने की कोशिश करेंगे। हम भी सबको दोस्त बनाकर रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ ममालिक अपनी गंदी सियासत से बाज नहीं आते। रसवंती और फरहाद की मुमलिकत में कोई गंदी सियासत काम नहीं आएगी। उससे पहले ही टेलीपैथी के जरिए उन साजिशें करने वालों और मक्कार सियासतदानों को इबरतनाक अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। इसलिए आइंदा वादी काफ में जो भी आएगा वो सिर्फ ऊपर से उजला बनकर नहीं आएगा, अंदर से भी अपने आप को मुकम्मल तौर पर दयानतदार बनाएगा। अगर ऐसा नहीं करेगा तो टेलीपैथी की एक ठोकर से सरहद पार चला जाएगा। आप दुरुस्त कहती हैं, हम ये भूल गए थे कि वादी काफ दुनिया से निराली मुमलिकत होगी। हर मुल्क की सरहद पर चेहरे पढ़े जाते हैं, आपके यहाँ दिमाग पढ़े जाएंगे, और जहाँ दिमाग पढ़ लिए जाते हैं वहाँ कोई मक्कारी नहीं दिखा सकता। प्लीज़ ज़रा 1 मिनट इंतज़ार करें, कंप्यूटर के ज़रिए मास्क मैन कुछ फरमा रही हैं। थोड़ी देर बाद फिर आवाज़ आई, हमारे मास्क मैन सबसे पहले मादाम रसवंती को उनकी दिमागी सेहतियाबी पर मुबारकबाद दे रही हैं और उनकी टेलीपैथी की सलाहियतें बहाल होने पर अपनी मुसर्रतों का इजहार कर रही हैं। दूसरी भरपूर मुबारकबाद पारस के सिलसिले में है। मादाम रसवंती को एक तवील जुदाई के बाद अपने बेटे से मिलना नसीब हुआ। हम उनके उनके बेटे और फरहाद साहब के लिए नेक ख्वाहिशात रखते हैं। रसवंती मेरे पास मौजूद है और हमारी बातें सुन रही है, इसलिए तुम्हारी और मास्कमैन की नेक ख्वाहिशात रसवंती तक पहुंच रही हैं। और कुछ, मास्कमैन तहे दिल से ये चाहते हैं कि आप मादाम रसवंती और मिस्टर टार्टर गलबा हमारे मुल्क में खैर सगाली दौरे पर तशरीफ़ लाएं। हम आपका शायान शान इस्तकबाल करेंगे। हमें यकीन है आप हमें मेहमान नवाजी का मौका देंगी। तुमने खैर सगाली दौरे की दावत दी है, इसे हम नोट कर रहे हैं। अभी हमें अपने ममलिकत के क़याम के सिलसिले में एक अरसा लगेगा। दिन रात मसरूफियत रहेगी। जब भी हम अपने इलाके से बाहर निकलेंगे तो सबसे पहले तुम्हारे मुल्क का दौरा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मादाम। आज शाम 5 बजे तक हमारे 5 नुमाइंदे हेलीकॉप्टर के जरिए वादी काफ पहुंच जाएंगे। मास्क मैन ने कुछ नायाब तोहफे हिज हाइनस स्टार्टर गलबा के लिए भेजे हैं।
हमें उम्मीद है हिज हाइनेस कबूल फरमाएंगे। सोनिया ने कहा, मैंने पिछली रात ट्रांसमीटर के जरिए गुफ्तगू करने का वादा किया था। ये वादा पूरा कर लिया। बाकी बातें तुम्हारे नुमाइंदों से होंगी, ओवर एंड ऑल। उसने ट्रांसमीटर को बंद करके टाटर गलबा की तरफ देखा। वो हंसते हुए बोला, इन कमबख्तों ने मुझे हिज हाइनेस बना दिया है। वो उठकर खड़ा हो गया। उसने एक हाथ सोनिया के सर पर और दूसरा रसवंती के सर पर रखते हुए कहा, मेरी बच्चियों, तुम्हारे आने से मेरी वादी की किस्मत बदल गई है। एक बार मैंने फरहाद के सामने इस ख्वाहिश का इजहार किया था कि मेरी वादी दुनिया की सबसे अहम वादी बन जाए। मैं यहाँ ऐसी मुमलिकत कायम करूँ जो दुनिया में मिसाली हो। तुम सब की आमद से ये मुमलिकत सिर्फ मिसाली नहीं बल्कि बेमिसाल होगी। वो वहां से दरवाजे की तरफ जाते हुए बोला, इस मुमलिकत के लिए हम सबको अपनी अपनी जगह अहम फ़राइज़ अदा करने हैं। तुम दोनों अपने फ़राइज़ अदा कर रही हो, मैं भी जा रहा हूँ। आने वाले गैर मुल्की नुमाइंदों के लिए कॉटेज तामीर हो रहे हैं। मैं चाहता हूँ उन्हें यहाँ रहाइश के सिलसिले में कोई शिकायत ना हो। वह बाहर चला गया। रसवंती ने ब्लैक शैडो से होने वाली इख्तितामी गुफ्तगू के मुतल्लिक सोनिया को बताया। उसने तमाम बातें सुनने के बाद कहा, तुमने बहुत ही अच्छे अंदाज में मामला तय किए हैं। मैंने क्या किया है? मैं तो तुमसे मशवरे लेती रही थी, लेकिन इख्तितामी गुफ्तगू तुम्हारी अपनी थी और मेरे मशवरों को पेश करने का अंदाज भी तुम्हारा था। जब तक कोई बात कहने का सलीका ना हो, वो सुनने वाले के दिल पर असर नहीं करती। ब्लैक शैडो को तुम्हारी बात माननी ही पड़ेगी। वो डमी फरहाद की पोल नहीं खोलेगा और सज्जाद को बाबा साहब के दायरे में वापस भेज देगा। अब फौरन सबाता की खबर लो। वो बहुत पहले अनकरा पहुंच गई होगी। मैं ज़रा सुपर मास्टर से राब्ता कायम कर रही हूँ। अनकरा एयरपोर्ट के एक साइड ट्रैक पर भारतीय तैयारा खड़ा हुआ था। उस तैयारे में सबाता के साथ फर्जी रसवंती आई थी। उस फर्जी रसवंती का पति देव और 2 बच्चे भी थे। उनके अलावा वो 5 भारतीय नुमाइंदे भी थे जो वादिय काफ जाना चाहते थे। उनमें से एक भारतीय नुमाइंदा योगा का माहिर साबित हुआ। उस पर पिछले दिन रसवंती ने एतराज़ किया और वार्निंग दी थी। आइंदा ऐसी चाल चली गई। ऐसे लोगों को वादी काफ में भेजा गया जो टेलीपैथी से महफूज रहना जानते हैं, तो भारत से फिर दोस्ताना मुआहदा नहीं होगा। उन्हें अनकरा पहुंचे 2 घंटे हो चुके थे। सबाता वहां के बहुत महंगे होटल में एक कमरा हासिल करके रसवंती से राब्ता कायम होने का इंतजार कर रही थी। रसवंती ने कहा, मुझे अफसोस है, बेपनाह मसरूफियात के बायस ताखीर से पहुंच रही हूँ। कोई बात नहीं, मैं यहाँ तक बखैरियत पहुंच गई हूँ। भारतीय हुकाम ने पहले ही तुर्की की हुकूमत से राब्ता कायम करके एक हेलीकॉप्टर का इंतजाम कर लिया था। अब वो लोग यहाँ से परवास करने के इंतजार में हैं। उस नुमाइंदे का क्या हुआ जिस पर मैंने एतराज़ किया था और उसे पिछले दिन सजा दी थी? उसे टीम से हटा दिया गया है। उसकी जगह अनकरा में मुकीम एक भारतीय सहाफ़ी का इंतखाब किया गया है। इस तरह उन्होंने अपनी टीम में 5 नुमाइंदों का कोटा पूरा कर लिया है। ठीक है, मैं उन नुमाइंदों को जाकर फिर से चेक करती हूँ। तुम एयरपोर्ट चलो ताकि यहाँ पहुँच सको। सबाता ने कहा, तुम फर्जी रसवंती और उसके खानदान को 5 नुमाइंदों के साथ वादी में बुला लो, मैं नहीं आऊंगी। रसवंती ने हैरानी से पूछा, ये क्या कह रही हो? क्या तुम अपने बाबा से मिलने यहाँ नहीं आओगी? क्या तुम्हें अपनी वादी से मोहब्बत नहीं है? क्या तुम यहाँ एक नई मुमलिकत बनाने में अपने तौर पर अहम रोल अदा नहीं करोगी? मुझे अपनी वादी से मोहब्बत है और मैं अपने बाबा से मोहब्बत करती हूँ, लेकिन वो वादी और वो मुमलिकत फरहाद के बगैर नामुकम्मल है। वहाँ तुम सब हो लेकिन वो नहीं है, तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है। मैं बाबा से ये कहकर निकली थी कि फरहाद की तलाश में जा रही हूँ, और फरहाद ने कहा था मैं बैरूनी ममालिक में कहीं भी घूमती फिरती रहूँ। जहाँ वो मुलाकात का मुनासिब मौका देखेंगे और दुश्मनों से कोई खतरा नहीं होगा तो मुझसे मिलने ज़रूर आएंगे। लिहाजा मैं उनसे मुलाकात किए बगैर अपनी वादी में नहीं आऊँगी। तुम यहाँ आ जाओ। मैं ख्याल ख्वानी के ज़रिए फरहाद से राब्ता कायम करती रहती हूँ। तुम्हारे राब्ता कायम करने से क्या होता है? क्या फरहाद की तन्हाई, उसकी बेवतनी और बेयारो मददगारी दूर हो जाएगी? उसे साथी की ज़रूरत है और मैं उससे मंसूब हूँ, लिहाजा मैं उसके साथ रहूँगी, उसे तलाश करूँगी। सबाता, ये नादानी है। तुम फरहाद की तलाश में कहाँ भटकती रहोगी? बहुत खूब, तुम ख्याल ख्वानी के ज़रिए फरहाद के पास पहुँच जाती हो और मुझे ये नहीं बता सकती कि वो किस मुल्क में है। मैं फरहाद की इजाज़त के बगैर नहीं बता सकती। देखो रसवंती, तुम उनकी पहली बीवी हो, तुम ये तस्लीम करोगी कि मेरे बाबा तुम्हारी इज्जत करते हैं और तुम्हें बहुत ज़्यादा अहमियत देते होंगे। हमारे यहाँ का दस्तूर यही है, जो पहली बीवी होती है वो हमेशा दूसरी बीवियों के मुकाबले में बरतर तस्लीम की जाती है। मैं तुम्हें बरतर तस्लीम करती हूँ। तुम शौकनों वाला रवैया इख्तियार ना करो और मुझे फरहाद के मुतल्लिक बता दो। तुम मेरी बहुत अच्छी बहन हो, मैं कभी शौकनों वाला रवैया इख्तियार नहीं करूँगी। यकीन करो, इस वक्त फरहाद बहुत थके हुए हैं और गहरी नींद में हैं। जब वो बेदार होंगे तो मैं उन्हें मजबूर करूँगी कि वो तुम्हें अपने मुतल्लिक बताएं। अच्छी बात है, मैं उनके बेदार होने का इंतज़ार करूँगी, लेकिन तुम वादी में आकर भी इंतज़ार कर सकती हो। फरहाद तुम्हें अपने मुतल्लिक बताएंगे। तुम्हें अपने पास बुलाना चाहेंगे तो वादी से वहाँ जा सकती हो। मैंने कहा ना, फरहाद को लिए बगैर वादी में नहीं आऊँगी। अच्छी बात है, मैं तुम्हारा फैसला फरहाद पर छोड़ती हूँ। तुम उनके बेदार होने का इंतज़ार करो, मैं भारतीय नुमाइंदों के पास जा रही हूँ।
मैं और रसवंती पहले उन भारतीय नुमाइंदों के दिमागों में पहुंच चुके थे। उनमें से योगा का माहिर अब वहां नहीं रहा था। उसकी जगह एक दूसरा भारतीय सहाफ़ी आ गया था। रसवंती ने दूसरे नुमाइंदों के जरिए उसके दिमाग में पहुंचकर उसे अच्छी तरह टटोला, फिर मुतमईन होकर उसे मुखातिब किया। उनमें से एक ने कहा, मादाम, हम यहाँ 2 घंटे से इंतजार कर रहे हैं, क्या हुक्म है? प्रवास की तैयारी करो, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। मैंने तुम पांचों को अच्छी तरह चेक कर लिया है। वो खुश होकर शुक्रिया अदा करने लगे। रसवंती ने कहा, सबाता तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। वो औरत जिसने नेपाल में मेरा रोल अदा किया था, अपने शौहर और बच्चों के साथ यहाँ आएगी। वादी काफ की इस्तकबालिया कमेटी को इतला देती हूँ। कमेटी के मेंबर तुम्हारी आमद पर यहाँ मौजूद रहेंगे। रसवंती दिमागी तौर पर अपनी जगह हाजिर हो गई। उसने कागज कलम लेकर भारतीय नुमाइंदों की आमद के सिलसिले में एक पर्ची लिखी, फिर एक खादमा के हवाले करते हुए कहा, इसे इस्तकबालिया कमेटी तक पहुंचा दो। खादमा वो पर्ची लेकर चली गई। उसने ख्याल ख्वानी की परवास की, फिर कहाल तंजीम के सरबरा के पास पहुंच गई। वह डमी फरहाद के सामने एक आरामदेह सोफे पर बैठा हुआ कह रहा था, जनाब, मुझे अभी मालूम हुआ है कि आप दोबारा तशरीफ़ ले आए हैं। आपकी आमद इस बात का सबूत है कि आप हमें सबसे अहम दोस्त समझती हैं और सबसे ज़्यादा एतमाद हम पर करती हैं। डमी फरहाद ने फरहाद के अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा, मैं ज़ुबान का धनी हूँ। जब किसी को ज़ुबान देता हूँ तो आखिरी सांस तक दोस्ती निभाता हूँ। कहाल तंजीम के सरबराह ने खुश होकर कहा, जनाब, हम आपके इलाज के लिए अपनी दौलत पानी की तरह बहा देंगे। अपनी तमाम मसरूफियात छोड़कर यही कोशिश करेंगे कि टेलीपैथी की सलाहियतें वापस आ जाएं। आपने देखा ही है कि दिमागी अमराज के सिलसिले में जिस डॉक्टर की शोहरत का डंका सारी दुनिया में बजता है, हमने उसी से मादाम का इलाज कराया था। हमें यकीन है आप भी उसके जेर इलाज रहकर अपनी खोई हुई सलाहियतें हासिल कर लेंगे। रसवंती ने उसे अचानक मुखातिब किया, हेलो फरहाद अली तैमूर, क्या डॉक्टरों की दवाएं खाने से तुम्हें टेलीपैथी आ जाएगी? वो एकदम से गड़बड़ा गया, सीधा होकर सोफे पर बैठ गया। कहाल तंजीम के सरबराह ने पूछा, क्या बात है जनाब? रसवंती ने कहा, उससे कहो मैं तुम्हारे दिमाग में मौजूद हूँ। चूंकि हम मियाँ बीवी का झगड़ा एक अरसे से होता आया है, इसलिए तुमसे झगड़ा कर रही हूँ। वो खुश हो गया। ये समझ रहा था रसवंती उसकी असलियत को समझ नहीं पाई है। वाकई फरहाद समझकर उससे राब्ता कायम कर रही है और बीवियों के अंदाज में उससे झगड़ा कर रही है। उसने कहाल तंजीम के सरबराह से कहा, रसवंती मेरे दिमाग में है और मुझसे झगड़ा कर रही है। उसने हैरानी से पूछा, मादाम आपसे झगड़ा क्यों कर रही हैं? डमी फरहाद ने मुस्कुराते हुए कहा, आप तो जानते ही हैं, मियाँ बीवी के झगड़े होते ही रहते हैं। अब मैं अपनी वाइफ की ज़रा खुशामद करूंगा, ज़रा मनाऊंगा, तब बात बनेगी। उसने दांत निकालकर मुस्कुराते हुए ताईद में सारी लाया। रसवंती ने उसके दिमाग में पहुंचकर कहा, मिस्टर रिमोंडील, मैं रसवंती बोल रही हूँ। वो फौरन ही अकड़कर सीधा बैठ गया। यस मादाम, मेरे लायक कोई खिदमत? मैं इसराइली हुकाम से अहम गुफ्तगू करना चाहती हूँ, आप उन्हें इतला दें। 15 मिनट के अंदर गुफ्तगू शुरू हो सकती है। अच्छी बात है, मैं अभी इतला देता हूँ। वो उठकर खड़ा हो गया। फिर बोला, जनाब फरहाद साहिब, मादाम को हुक्म है मैं अपने हुक्काम को उनकी आमद की इतला दूँ और उनसे ज़रूरी गुफ्तगू करूँ, इसलिए जा रहा हूँ, फिर आपकी खिदमत में हाजिर हो जाऊँगा। वो जाने लगा। डमी फरहाद सोच के जरिए रसवंती को पुकार रहा था। रसवंती ने कहा, बेचैन क्यों होते हो? मैंने उसे टाल दिया है ताकि तन्हाई में तुमसे ज़रूरी बातें कर सकूं। सबसे पहले तो ये खुशफहमी ख़त्म कर दो कि मैं तुम्हें फरहाद समझ रही हूँ। आइंदा तुमने शौहर की हैसियत से गुफ्तगू की तो खोपड़ी हिलाकर रख दूंगी। वो आजिज़ी से बोला, मेरी क्या खता है? ब्लैक शैडो के हुक्म से आया हूँ। आपसे कोई बात छुपी नहीं रहती, आप तो जानती ही हैं। मैं जानती हूँ, तुम महज एक आलाकार हो, इसीलिए ढील दे रही हूँ। आइंदा जो कहूँगी तुम उसी के मुताबिक अमल करोगे। यहाँ फरहाद अली तैमूर बनकर रहोगे। ये मेरी खुशनसीबी है। मैं आपके हुक्म की तामील करता रहूँगा। तुम यहाँ के तमाम यहूदियों को यही तासुर देते रहोगे कि मैं तुमसे नाराज़ हूँ। पिछले दिनों जब तुम्हारे पास टेलीपैथी की सलाहियतें थी तो तुम मुझको कमतर समझते थे और मुझसे दूर रहते थे। अब मेरे पास ये सलाहियतें हैं, मैं तुमको कमतर समझ रही हूँ और तुमसे दूर रहना चाहती हूँ। क्या मेरी बातें समझ में आ रही हैं? उसने इस बात में सर हिलाकर कहा, जी हाँ, मैं समझ रहा हूँ, मैं यही करूँगा। मालूम होता है तुमने फरहाद अली तैमूर की बहुत अच्छी स्टडी की है। बिल्कुल उसी लबो लहजे में बोलते हो और उसी की तरह हरकतें करते हो। जी मादाम, ब्लैक शैडो ने मुझ पर और मेरे जैसे 2 साथियों पर बड़ी मेहनत की है। वो भी फरहाद साहब के हमशक्ल हैं। मैं फरहाद साहब की नक्काली में अव्वल रहता हूँ। मेरी याददाश्त बहुत अच्छी है। उनसे ताल्लुक़ रखने वाली तमाम बातें मेरे जहन में महफूज हैं। इसलिए ब्लैक शैडो ने मुझ पर एतमाद करते हुए आला बीबी के हवाले कर दिया था। वहाँ से मैं यहाँ पहुँचा दिया गया। मैं जा रही हूँ, जो कह चुकी हूँ उस पर अमल करते रहना। तुम्हें कोई दुश्वारी पेश आएगी तो मैं तुम्हारी रहनुमाई करूंगी। वो काहाल तंजीम के सरबराह रीमोंडील के पास पहुंच गई। वह सब एक बड़े से हॉल में एक बड़ी मेज के अतराफ बैठे हुए थे। इनमें असफंदियार और सीक्रेट सर्विस का चीफ ऑफिसर भी था। उसने काहाल तंजीम के एक ओहदेदार के जरिए मुखातिब किया, मोहतरम असफंदियार, मैं रसवंती मुखातिब हूँ। असफंदियार ने बुजुर्गाना अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा, खुश आमदीद मेरी बच्ची, मैं कल से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ।
मुझे हैरानी है कि फरहाद की यहाँ मौजूदगी के बावजूद तुमने मुझसे रब्ता कायम करने में इतनी देर कर दी। मोहतरम, मैं तजब्जुब में थी, सोच रही थी जब फरहाद यहाँ पहुँच गया तो मुझे कौन सा तरीक़ाकार इख्तियार करना चाहिए। तुम्हें कोई परेशानी या उलझन हो तो मेरे सामने बयान करो। मैं तुम्हारे बाप की जगह हूँ, कभी गलत मशवरा नहीं दूंगा। मैंने अपने मसले पर बहुत सोचा। यही बात समझ में आई कि आप पर ही एतमाद कर सकती हूँ। इसलिए मेरे आने में ताख़ीर हुई। जिन दिनों में यहाँ थी और यहाँ से नेपाल जा रही थी, उन्हीं दिनों मेरी टेलीपैथी की सलाहियतें वापस आ गई थीं। लेकिन मैंने आप लोगों से यह हकीकत छुपाई थी। इसकी वजाहत मैं पिछली मुलाकात में कर चुकी हूँ। मुझे इस सिलसिले में कोई शिकायत नहीं है। तुम अपना मौजूदा मसला बयान करो। आप सब जानते हैं कि जब फरहाद के पास टेलीपैथी की सलाहियतें थी तो वो कितना मगरूर था। उसने मुझे ठोकरों में रखा। मैं आप लोगों की तरफ दोस्ताना अंदाज में बढ़ती थी और वह दुश्मन बनता जाता था। हाँ, हमें एक एक बात याद है। ये कहावत गलत नहीं है कि दूध का जला छाछ फूंक फूंक कर पीता है। आज वो मुझसे बड़ी मोहब्बत जता रहा है, लेकिन जो तौहीन मेरी हो चुकी है उसे भूल नहीं सकती। मैं उसे करीब आने नहीं दूंगी कि वो फिर मेरे हवास पर छा जाए। ये बात सुनकर सब अपनी अपनी जगह पहलू बदलने लगे। असफंदियार ने पूछा, तुम क्या चाहती हो मेरी बच्ची? मैं चाहती हूँ वो तिलवैब से बाहर ना जा सके। आप उसे अपने पास ही रखें। उसे ये फ़रेब देते रहें कि उसका इलाज कराया जा रहा है और उसकी टेलीपैथी की सलाहियतें वापस आ जाएंगी, और मैं कभी नहीं चाहूँगी कि उसकी सलाहियतें वापस आएँ। काहल तंजीम के सरबराह ने कहा, मादाम आप हमें आजमाइशों में मुब्तला कर रही हैं। अक्सर ऐसा हुआ कि टेलीपैथी की सलाहियतें किसी इलाज के बगैर ही वापस आ गई हैं। फराज साहब के साथ ऐसा पिछली बार हो चुका है। अगर उनकी सलाहियतें वापस आ जाएंगी तो वो मालूम कर लेंगे कि हमने उनके बुरे वक्त में आपका साथ दिया और उन्हें फ़रेब देते रहे, फिर हमारा क्या होगा? सीधी सी बात है, दुनिया में सुपर ताकतों के दरमियान रहकर फैसला करना पड़ता है कि किस ताकत का साथ देना और किससे दुश्मनी मोल लेनी है। आप तमाम हजरात फैसला कर लें, मेरा साथ देना चाहते हैं या फरहाद का? अगर मेरा, तो फरहाद का इलाज बहुत आसान है। जब भी आप देखें कि वो कुछ ज़्यादा ही दिमागी तवानाई हासिल कर रहा है, तो कमज़ोरी के लिए उसे कोई दूसरी दवा देना शुरू कर दें, इंजेक्शन लगा दें। ये आप लोग पहले भी करते आए हैं। असफंदियार ने कहा, तुम्हारे दिल में फरहाद के खिलाफ जो इंतकामी जज्बा है उसे मैं अच्छी तरह समझ रहा हूँ। फिर भी मियाँ बीवी में लाख इख्तलाफात हों, अगर मसलहतन सुलह का रास्ता इख्तियार कर लिया जाए तो बेहतर है। खुसूसन मौजूदा हालात में, जबकि तुम कोहिकाफ की वादी में अपनी एक ममलिकत कायम करना चाहती हो। वो वादी टाटर गलबा की और टाटर गलबा की बेटी सबाता फरहाद से मंसूब है। क्या तुम पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर करोगी? वहां सबाता, टाटर गलबा, टाटर बिलबा, मरजाना सभी तुम्हें इस तरह बेबस कर देंगे जिसकी तुम तवक्को भी नहीं कर सकती। मैंने इन तमाम पहलुओं पर गौर कर लिया है। अगर आप लोगों का ताउन हासिल रहेगा और फरहाद यहाँ से नहीं निकल सकेगा, तो टाटर गलबा, मरजाना, सबाता वगैरह मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगी। सोनिया मेरे साथ है। मैं चंद माह के अंदर उसे वादी काफ से बाहर भेज दूंगी। फिर उसे भी यहाँ दाखिल होने का मौका नहीं दूंगी। मेरी टेलीपैथी के आगे सब बेबस हो जाएंगे। आप लोगों ने बड़ी दुनिया देखी है। क्या आप समझते हैं कि मैं सबाता जैसी सौकन को बर्दाश्त कर सकूंगी? ख्वाह मैं फरहाद को शौहर की हैसियत से अपने करीब आने दूं या ना आने दूं, ये मेरा अपना मामला है। लेकिन सौकन फिर सौकन होती है। उसे दुनिया की कोई औरत बर्दाश्त नहीं कर सकती। उन इसराइली हुक्काम और दीगर यहूदी काबरीन के लिए गौर करने के लिए दो अहम नुकते थे। एक तो ये कि रसवंती फरहाद से पिछली दुश्मनी का इंतकाम लेना चाहती है। दूसरा ये कि सबाता को सौकन की हैसियत से बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये दो ऐसी बातें थी जो उन्हें कायल कर रही थी। रसवंती की बात उन्हें बिल्कुल दुरुस्त नजर आ रही थी। इन दो अहम नुकात के पेश नज़र वो उस पर शुबा नहीं कर सकते थे कि किसी तरह की चाल चली जा रही है। असफंदियार ने कहा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, मेरे दिमाग में आओ। दूसरे लम्हे रसवंती उसके दिमाग में पहुंचकर बोली, मोहतरम मैं हाजिर हूँ। असफंदियार ने कहा, तुम अपने इस मसले पर सिर्फ मुझसे गुफ्तगू करती तो बेहतर होता। यहाँ इनके सामने ये बात नहीं छेड़ना चाहिए थी। बहरहाल मैं इस बात को निभाह देता हूँ और तुम्हारा साथ देने का वादा करता हूँ। मैं अपने लोगों के सामने तुम्हें फरहाद से दोस्ताना रवैया रखने के सिलसिले में नसीहत करूंगा, तुम उसे तस्लीम कर लेना। लेकिन मैं उसकी दोस्त नहीं बन सकती। मैं उससे गिन गिन कर बदले लूंगी। मैं तुम्हारे जज्बात को समझता हूँ। बदला लेने के और भी तरीके होते हैं। मैं हमेशा फरहाद पर कड़ी नज़र रखूंगा। उसे अपने तनवीमी अमल से कमज़ोर बनाता रहूंगा। वो कभी टेलीपैथी की सलाहियतें हासिल नहीं कर सकेगा। अब तो खुश हो? खुश तो हूँ, लेकिन आप अपने लोगों को एतमाद में क्यों नहीं लेना चाहते? इसलिए कि कभी मुझसे कोई भूल चूक हुई, मेरी एहतियाती तदाबीर के बावजूद फरहाद ने टेलीपैथी की सलाहियतें हासिल कर लीं, तो वो इस बात की शिकायत न करे कि यहूदी हुक्काम और यहूदी काबरीन ने रसवंती का साथ दिया और उससे दुश्मनी की। यानी एक तरफ हमारा साथ देंगे, दूसरी तरफ फरहाद से खुली दुश्मनी नहीं करेंगे ताकि बात बनी रहे। तुम्हें तो इंतकाम लेना है, वो इंतकामी कार्रवाई पूरी होती रहेगी। इसलिए तुम्हें मेरे मशवरे पर एतराज़ नहीं करना चाहिए। आपका मशवरा मुनासिब है, मैं इसे तस्लीम करती हूँ। असफंदियार ने बुलंद आवाज़ से अपने लोगों को मुखातिब करते हुए कहा,
रसवंती तुम में से किसी एक के दिमाग में है। मैंने उसे अच्छी तरह समझाया, वो खुद बताएगी कि आइंदा फरहाद के सिलसिले में उसका तर्ज अमल क्या होगा। रसवंती ने वहां के एक अफसर के दिमाग में पहुंचकर कहा, मोहतरम असफंदियार, आपने बहुत ही दानिशमंदाना मशवरा दिया है। कभी कभी इंसान तिनके का सहारा भी चाहता है। फरहाद इस वक्त मेरे लिए तिनका ही सही से सलामत रखना चाहिए। अगर वो कभी भूले भटके टेलीपैथी की सलाहियतें हासिल कर लेगा तो कम अज कम मुझे दुश्मन नहीं समझेगा। मेरा एहसानमंद रहेगा कि मैंने टेलीपैथी की सलाहियतें हासिल करने के बावजूद उसे नुकसान नहीं पहुंचाया। इस तरह आप लोगों की दोस्ताना पॉलिसी पर भी कभी हरफ नहीं आएगा। फरहाद को कभी आप लोगों से शिकायत नहीं होगी। मोहतरम, मैं आपके मशवरे को तस्लीम करती हूँ। मेरी गुजारिश है कि आप मरजाना और बिलबा को फ़ौरन यहाँ से रवाना कर दें। अगर इस सिलसिले में कोई उलझन है तो मुझे बताएं। उन्हें मरजाना और बिलबा को भेजने में अब कोई एतराज़ नहीं हो सकता था। वो तो ये सोचे बैठे थे कि फरहाद हाथ लग गया तो वादी काफ से रसवंती और सोनिया वगैरह फरहाद का मुतालबा करेंगी। बात शायद बढ़ जाए, कुछ इख्तलाफात पैदा होंगे, कुछ सौदेबाजी होगी, लेकिन रसवंती ने खिलाफ तवक्को मामले की नौयत ही बदल दी थी। फरहाद को राजी खुशी उनके पास छोड़ दिया था। मरजाना और बिलबा को सिर्फ इसलिए वादी में बुलाना चाहती थी कि टार्टर गलबा को रसवंती से कोई शिकायत ना हो और वह गलबा को खुश रख के वादी काफ में अपनी मनमानी कर सके। रिमोंडील ने कहा, मादाम, हमारे 5 नुमाइंदे यहाँ से जाएंगे, क्या उनकी तादाद बढ़ाई नहीं जा सकती? अगर बढ़ जाए तो आपको फ़ायदा पहुंचेगा। हम ऐसे अफराद का इंतखाब करेंगे जो वहाँ एक नई मुमलिकत कायम कर दें और आपके मुखालफों से निमटने के सिलसिले में अहम मशवरे दे सकें। अगर मैं 5 से ज़्यादा अफराद को बुलाऊंगी तो सोनिया एतराज़ करेगी। उसे शुबा होगा कि दूसरों के मुकाबले में यहूदी हजरात को तरजीह दे रही हूँ। पहले मैं अपनी पोजीशन यहाँ मजबूत कर लूँ, उसके बाद वही होगा जो आप चाहती हैं। मैं वादी में जब भी मुशावरती कौंसल कायम करूँगी तो इसके लिए मोहतरम असफंदियार से मशवरा लूँगी। वो मेरे लिए जिन मुशीरों का इंतखाब करेंगे मैं उन्हें तस्लीम करूँगी। रसवंती सब्ज बाग दिखा रही थी और वो खुश हो रहे थे। यहूदी नादान नहीं है कि एक औरत के फ्रेम में आ जाते। वो तो इसलिए खुश थे कि फरहाद अली तैमूर उनके कब्जे में था। एक आला अफसर ने पूछा, क्या मादाम सोनिया मिस्टर फरहाद का मुतालबा नहीं करेंगी? हाँ, मुतालबा कर सकती है। इस सिलसिले में जवाबी कार्रवाई क्या होगी? मैं मोहतरम असफंदियार से अभी बात करती हूँ, यह आप लोगों का मसला नहीं है। मोहतरम असफंदियार सोनिया वगैरह से निमट लेंगे। वह फिर असफंदियार के दिमाग में आई। उसने कहा, आप फरहाद को तनमीमी अमल के जरिए ये समझा सकते हैं कि जब भी सोनिया आला बीबी वगैरह उसका मुतालबा करें तो वो यहाँ से जाने से इनकार कर दे। जब वो अपनी मर्जी से यहाँ रहना चाहेगा तो सोनिया और आला बीबी या तो उसके मुतालबे से बाज आ जाएंगी या किसी तरह तस्दीक करना चाहेंगी कि फरहाद क्यों आने से इनकार कर रहा है। उन्हें तस्दीक करने के सिलसिले में आप सहूलतें फराहम कर दें। खुद सोनिया या आला बीबी आकर फरहाद से गुफ्तगू कर सकती हैं और मुतमईन होकर यहाँ से जा सकती हैं। असफंदियार ने कहा, मैं तुम्हारे कहने से पहले इसी तरीके कार पर गौर कर रहा था। ठीक है, ऐसा ही होगा। वो सब थोड़ी देर तक बातें करते रहे। मरजाना और बिलबा की रवानगी के सिलसिले में फैसला हो चुका था, इसलिए रसवंती मुतमईन होकर चली आई। पारस सोनिया की गोद में हंस रहा था, खेल रहा था। रसवंती ने कहा, यह तुम्हारी गोद में बहुत खुश रहता है। सोनिया ने दिल ही दिल में कहा, इसका तो बाप भी खुश रहता है। फिर मुस्कुराते हुए बोली, तिल अबैब में क्या हो रहा है, मुझे बताओ। उसी वक्त एक आया अली तैमूर कुलियाई कहने लगी, मादाम ये रो रहा है। रसवंती ने उसे गोद में लिया, फिर उसे चुप कराते हुए असफंदियार और वहां की यहूदी हुक्काम से होने वाली गुफ्तगू तफसील से सुनाने लगी। तमाम बातें सुनने के बाद सोनिया ने पूछा, तुमने तनवीमी अमल और रिमोट कंट्रोलिंग सिस्टम के बारे में कुछ नहीं कहा। इसकी ज़रूरत ही क्या है? जब उनका कोई नुमाइंदा ऐसी कोई घड़ी पहन कर आएगा जिसमें नन्ना सा सुरख बल्ब नजर आए तो हम किसी नई और समझ में ना आने वाली चीज़ पर एतराज़ करेंगे। ऐसी घड़ियों को उतार कर रख लेंगे। सिर्फ घड़ियों की बात नहीं है, जो भी काबिल एतराज़ चीज़ हमें पसंद ना हो और जिससे हमें नुकसान पहुंचने का एहतमाल हो, हम उसे अपनी तहवील में ले लेंगे। जब वो नुमाइंदे यहाँ से जाएंगे तो उनकी चीज़ें वापस कर दी जाएंगी। सोनिया ने पारस को गोद से उतारकर फर्श पर खड़ा कर दिया। रसवंती ने कहा, मेरा अली भी खड़ा हो सकता है। उसने भी उसे फर्श पर खड़ा कर दिया। पारस और अली तैमूर रूबरू खड़े होकर एक दूसरे की तरफ अपना अपना हाथ बढ़ाने लगे, जैसे एक दूसरे को पकड़ रहे हों। वो दोनों हंसने लगी। सोनिया ने कहा, पारस जरा कद्देआवर निकलेगा। रसवंती ने कहा, बाप पर गया है, लेकिन अली तैमूर भी कम नहीं है। कद में 19-20 का फर्क है। पारस शदीद बीमारी के बाद जरा सेहतियाब हो चला था, लेकिन किसी कदर कमजोरी बाकी थी। वह लड़खड़ाकर गिरना चाहता था मगर अली तैमूर के ऊपर आ गया। रसवंती ने कहा, देखो देखो, दोनों गले मिल रहे हैं। अली ज्यादा सेहतमंद है, पारस को संभाल रहा है। अगरचे शऊरी तौर पर सहारा नहीं दे रहा है मगर उसका सहारा बन गया है। अल्लाह ने चाहा तो ये सारी जिंदगी एक दूसरे का सहारा बनकर रहेंगे। सोनिया ने कहा, हम दोनों को एक दूसरे के लिए डबल हॉर्स पावर बनाकर रखेंगे। वो दोनों एक दूसरे से लिपटकर फर्श पर गिर पड़े। दोनों हंसने लगी, एक एक बच्चे को उठाकर प्यार करने लगी। फिर सोनिया ने खला में ख्वाबजदा नजरों से देखते हुए कहा, हम कितने अरसे से एक घर का ख्वाब देखते आ रही हैं कि कहीं इस दुनिया के किसी गोशे में एक छोटा सा घर हो।
हम सुकून से सिर्फ एक दिन और एक रात गुजार सकें। वहाँ हमारे बच्चे हों जिनकी शरारतों पर हम खिलखिलाकर हंसने पर मजबूर हो जाया करें। बहुत मुद्दत के बाद यह ख्वाब पूरा हो रहा है। अब देखना है ये वादी हमारे ख्वाबों का मस्कन बन सकती है या नहीं। रसवंती ने चौंक कर कहा, माय गुडनेस, हम अपने ख्वाबों की नन्ही ताबीरों को देखने में फराइज को भूल रहे हैं। अभी मुझे आला बीबी के पास पहुंचना है। उसने खादमा को आवाज दी, फिर कहा, बच्चों को ले जाओ। दो औरतें दोनों को ले गईं। सोनिया ने कहा, थोड़ी देर पहले सुपर मास्टर से गुफ्तगू हो चुकी है। ये पहला सुपर मास्टर है जिसके दिमाग में फरहाद पहुंच सकती हैं। क्या तुम पहुंच सकती हो? मैंने उसकी आवाज़ नहीं सुनी। कभी फरहाद के जरूर उसके दिमाग में पहुंच जाऊंगी। जब मैं ट्रांसमीटर पर गुफ्तगू कर रही थी तो तुम ख्याल ख्वानी में मसरूफ थी, इसलिए मैंने मुखातिब नहीं किया। वो खुद को सुपर मास्टर कह रहा था। मैं तस्दीक करना चाहती थी, फिर सोचा जब फरहाद उसके दिमाग में पहुंच ही जाते हैं तो तुम्हें क्यों डिस्टर्ब किया जाए। उसने मुस्कुराते हुए पूछा, सुपर मास्टर ने भी हम सबको अपने मुल्क में खैर सगाली दौरे की दावत दी होगी। हाँ, सबके सब एक ही राग अलाप रही हैं। हर एक की कोशिश यही है कि खुद को हमारा जानिसार दोस्त साबित करने में सबकत ले जाए। उसी वक्त ट्रांसमीटर से इशारा मौसूल होने लगा। सोनिया ने उसे ऑपरेट किया। इतने में दूसरे ट्रांसमीटर से भी इशारा मौसूल होने लगा। वहाँ एक बड़ी सी मेज़ पर कई ट्रांसमीटर रखे हुए थे। जितने हेलीकॉप्टर आए थे, जितने ममालिक और ख़तरनाक तंजीमों ने अपने अपने सामान का बंडल फेंका था, उनमें हर एक बंडल में एक एक ट्रांसमीटर ज़रूर था। सबकी ख्वाहिश यही थी कि सोनिया और रसवंती ट्रांसमीटर के जरिए उनसे रब्ता कायम करें, और कल से यही होता रहा था। उसने दूसरे ट्रांसमीटर को ऑपरेट करते हुए कहा, मैं रसवंती बोल रही हूँ, आप 5 मिनट के बाद रब्ता कायम करें, सोनिया मसरूफ़ है। दूसरी तरफ से कहा गया, मादाम हम आपसे ही गुफ्तगू करना चाहते हैं, प्लीज़। गुफ्तगू सिर्फ सोनिया से हो सकती है, मगर 5 मिनट के बाद। उसने ट्रांसमीटर को ऑफ कर दिया। फिर दूसरे कमरे में आ गई। वहां बैठने के लिए ना तो आरामदेह सोफे थे और ना ही पलंग। लकड़ियों से बनाई हुई बेढंगी चारपाइयां और कुर्सियां थीं। वो एक कुर्सी पर बैठ गई। फिर ख्याल ख्वानी के जरिए आला बीबी के दिमाग में पहुंच गई। उसने सोच की लहरों को महसूस करते ही कहा, मैं कब से इंतजार कर रही हूँ, कहाँ रह गए थे? रह गई थी। वो चौंक कर बोली, ओह, तुम रसवंती हो। हाँ, फरहाद ने सोने से पहले कहा था तुमसे राब्ता कायम करूं, कुछ अपनी सुनाऊं, कुछ तुम्हारी सुनूं। पहले अपनी सुनाओ। वादी में कोई परेशानी तो नहीं है? बिल्कुल नहीं। जिंदगी में पहली बार एक पुरसुकून जगह नसीब हुई है, लेकिन मसरूफियात बेपनाह हैं। उनसे निजात मिले तो कुछ बात बने। बेचारी सोनिया ने मेरी तमाम जिम्मेदारियां अपने सर ले ली हैं। फिक्र न करो, मैं पहुंचने वाली हूं। तुम्हारी जिम्मेदारियां बराए नाम रह जाएंगी। तुम सिर्फ बच्चों को संभालोगी या फिर ख्याल ख्वानी के जरिए वादी में साजिशें करने वालों को बेनकाब करती रहोगी। तुमने जिस डमी फरहाद को यहूदियों के हत्थे चढ़ाया था, वो हमारे काम आ रहा है। उसने डमी फरहाद और ब्लैक शैडो के मुतल्लिक तफसील से बताया। आला बीबी ने कहा, यह तुमने अच्छा किया। वो फरहाद का रोल अदा करता रहेगा और यहूदी खुशफहमी में मुब्तला रहेंगे, बल्कि उनके जरिए तमाम खतरनाक तंजीमें और दूसरे ममालिक भी फरहाद को यहूदियों के ज़ेर असर समझते रहेंगे। लेकिन एक बात है। वो क्या? दुश्मन ऐसे नादान भी नहीं होते, वो बड़ी दूर तक सोचती हैं। ये ख्याल पैदा हो सकता है कि रसवंती, सोनिया और आला बीबी वगैरह जब वादी में एक अलहदा ममलिकत कायम करने की इब्तदा कर रही हैं, तो फरहाद यहूदियों के पास क्यों है? मैं भी सोनिया से पूछकर बताती हूँ। वह दिमागी तौर पर अपनी जगह हाजिर हुई। फिर दूसरे कमरे में जाकर सोनिया से पूछा। इसके बाद अपने कमरे में आकर ख्याल ख्वानी की परवाज की। आला बीबी के पास पहुंचकर बोली, हमारा पहला मकसद मरजाना और बिलवा को वहां से निकालकर वादी काफ में पहुंचाना है। असफंद यार ने तनवीमी अमल और रिमोट कंट्रोल सिस्टम के जरिए उनके हेलीकॉप्टर को वापस बुला लिया था। कोई नई चाल चलना चाहता था। उससे पहले ही हमने डमी फरहाद के जरिए उन्हें खुशफहमी में मुब्तला कर दिया। इस तरह मरजाना और बिलबा आज शाम तक यहाँ पहुँच जाएंगे। आला बीबी ने कहा, इसका मतलब ये हुआ कि डमी फरहाद वाला खेल आर्जी है, ज्यादा अरसा नहीं चलेगा। सोनिया कहती है, जब डमी फरहाद के सिलसिले में हमारा खेल बिगड़ता नजर आएगा तो हम उसे इसराइली हदूद से निकालकर कहीं दूसरी जगह भटका देंगे, ताकि फरहाद को शिकार करने वाले उसके पीछे घूमते रहें। या उस वक्त तक कोई माकूल तदबीर सोच ली जाएगी। फिलहाल हम मरजाना और बिलबा को वहां से निकालने में कामयाब हो रही हैं। मैं वादी में आकर सोनिया से तफसीली गुफ्तगू करूंगी। सबाता के मुतल्लिक बताओ। वो फरहाद की तलाश में है। उसे साथ लेकर वादी में जाना चाहती है। तन्हा नहीं जाएगी। मैंने उससे कहा है फरहाद बेदार होंगे तो उसका पैगाम पहुंचा दूंगी। पता नहीं है तुम्हारे फरहाद साहब क्या करते फिर रहे हैं। तुम टेलीपैथी के जरिए उनकी मसरूफियात को समझ सकती हो? बड़ी मुश्किल है। जब से उन्होंने सिगरेट छोड़ी है उनकी सांसों में तवानाई पैदा हो गई है। वो सोच की लहरों को अपने दिमाग में महसूस कर लेते हैं। मैं चुपके से जाना चाहूंगी तो वो मेरी मौजूदगी को समझ लेंगे। इसलिए उनकी ज़ाती मसरूफियात या चोर ख्यालात को पढ़ नहीं सकती। बहरहाल मैंने अपनी और सोनिया के मसरूफियात के मुतालिक तुम्हें बता दिया। अब मैं सुनूंगी, तुम सुनाओ। फरहाद ने मुझसे कहा था मैं कम अज़ कम 50 ऐसे अफराद का इंतखाब करूं जो डॉक्टर, इंजीनियर, साइंसदान हो, एक प्लास्टिक सर्जरी करने वाला हो, ताकि सोनिया अपने असली रूप में आ सके। ये 50 अफराद वादी काफ में रहेंगे। ये कब तक वहां से रवाना होंगे? रवानगी तो बहुत पहले हो जाती,
लेकिन फ्रांसीसी हुकूमत भी वादी काफ के सिलसिले में दिलचस्पी ले रही है। हमारे इदारे के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जनाब शेख अल फारस गुलाम हुसैन अल बरकी ने यहाँ के हुकाम के सामने ये वजाहत कर दी है कि वादी में किसी भी मुल्क के 5 नुमाइंदे आ सकते हैं, उससे ज़्यादा इजाज़त नहीं है। लिहाजा यहाँ की हुकूमत के भी 5 नुमाइंदे हमारे साथ वहाँ पहुँचेंगे। हमारे वक्त के मुताबिक दोपहर के 3 बजे से यके बाद दीगरे 15 हेलीकॉप्टर वहाँ पहुँचते रहेंगे। क्योंकि 75 अफराद हैं, इनके अलावा दवाओं, सरबा-मोहर डब्बों के खानों, कपड़ों और कंबलों का अच्छा खासा ज़ख़ीरा आ रहा है। इसके अलावा मैंने सुराग रसानों की एक टीम तरतीब दी है। उस टीम में 25 अफराद हैं, जिनमें 4 तालिबात हैं, 7 तुलबा हैं और 12 उम्र रसीदा जहां दीदा जासूस हैं, जो बाबा साहब के इदारे से ताल्लुक़ रखते हैं। वो कई मुहिमात में नुमाया कामयाबियां हासिल कर चुके हैं। पोमी ने बर्मा में कम्युनिस्ट गुरिल्लों के दरमियान रहकर काफ़ी तजुर्बा हासिल किया है। हमने उसे बाबा साहब के इदारे से पहली बार गैंग लीडर बनाकर भेजा है। चूंकि उसका पहला मौका है, लिहाजा उसकी रहनुमाई के लिए मास्टर वाटसू रोकी को मुकर्रर किया गया है। रसवंती ने पूछा, तुम्हारी बातों से पता चलता है पोमी और मास्टर वास्टो रोकी की ये टीम वहां से रवाना हो चुकी है। हाँ, वह हर उस मुकाम पर रहेंगे जहां से कोई रास्ता वादी की तरफ जाता है। वहां गैर मुल्की जासूस और खतरनाक तंजीमों के अफराद ना जाने क्या कुछ कर रहे होंगे। ये लोग उनका मुहासबा करेंगे। इस टीम के किसी फर्द के पास कोई ट्रांसमीटर या हथियार वगैरह नहीं है, लेकिन आपस में एक दूसरे से रब्ता कायम रखना भी लाजमी है। इसलिए तुम्हारी या फरहाद की टेलीपैथी ज़रूरी है। अब तुम दोनों फैसला करो कौन उस टीम से रब्ता रखेगा। मैं इस सिलसिले में फरहाद से बात करूंगी। तुम कब तक आ रही हो? मैं कल तक पहुंच जाऊंगी। आंटी सायरा को साथ लाऊंगी। पता नहीं वादी काफ की नई मुमलिकत के सिलसिले में कैसे हालात पेश आएंगे। तुम और फरहाद 2 अहम सतून हो। टेलीपैथी के बगैर नई मुमलिकत का क्या मुमकिन नहीं है। लेकिन जब यह मुमलिकत कायम होगी तो टार्टर गलबा की बहू होने के नाते असूलन मरजाना वहाँ की मलका होगी। अगर आंटी सायरा यहाँ रहेंगी तो दुश्मन किसी भी वक्त उन्हें अगवा करके हमारी कमज़ोरी बना सकती हैं। ऐसा पहले भी हो चुका है, इसलिए मैं उन्हें ज़रूर साथ लाऊंगी। यह तुमने बहुत दूर की सोची है। आंटी सायरा को यहाँ ज़रूर आना चाहिए। वो आला बीबी से रुखसत होकर दिमागी तौर पर अपनी जगह हाजिर हुई, फिर सोचने लगी कोई रह तो नहीं गया। सभी से राब्ता कायम हो चुका था और एक दूसरे के हालात मालूम हो चुके थे। इसी दौरान वो 3 बार क्रिस्टोफर मिक्की की हबशी मुलाजमा एडना के दिमाग में और उस अंग्रेज़ लेडी सेक्रेटरी के दिमाग में पहुंचती रही थी और ये मालूम करती रही थी कि फरहाद खैरियत से है और वो बंद कमरे में आराम से सो रहा है, उसके लिए कोई खतरा नहीं। वह हदीका के पास नहीं पहुंच सकती थी। उसे लैला का ख्याल आया। वो उसके दिमाग में पहुंची तो ये वही वक्त था जब लैला गहरी नींद में डूबी ख्वाब में मुझे देख रही थी और उसके ख्वाब में रसवंती भी चली आई थी। फिर उसके बाद दुश्मन मुकफ्फल दरवाजे को खोलकर अंदर आने की कोशिश कर रहे थे। ऐसे ही एक मरहले पर रसवंती ने मुझे नींद से जगा दिया था और अब मैं जाग रहा था और भाग रहा था। क्रिस्टोफर मिकी की तमाम अहम दस्तावेजात और उससे ताल्लुक़ रखने वाली तमाम चीज़ों को समेटकर एक बैग में रख लिया था और मिकी की कार लेकर बैरौत की अनजान सड़कों पर भाग रहा था। कोई ऐसी जगह तलाश कर रहा था जहां कुछ देर इत्मीनान से रहकर ऐसी तदबीर सोच सकूं जिस पर अमल करने के बाद अपनी क्रिस्टोफर मिकी की हैसियत बरकरार रख सकूं। मैं फ़िलहाल डॉक्टर विलियम ब्रोक और उसके अहम मातहतों से जितनी दूर निकल जाता उतनी ही ज़्यादा मुझे सोचने समझने की मोहलत मिल सकती थी। इसलिए चाहता था बिरोध शहर से निकलकर किसी दूर दराज के कस्बे में या हाईवे के किसी सराय में क्याम करूं। मुझे मुश्किल ये थी कि बिरोध की शाहराहें मेरे लिए अजनबी थीं। मैं इस शहर का नक्शा साथ रखना भूल गया। मुझे शहर से बाहर निकलने का रास्ता नजर नहीं आ रहा था। मैं एक शाहराह से दूसरी शाहराह पर गाड़ी दौड़ा रहा था, मुख्तलिफ शाहराहों में भटक रहा था। कोई रास्ता तो मुझे शहर से बाहर ले जा सकता था। शायद मैं बाहर जाने के रास्ते से भटक कर फिर पुराने रास्ते की तरफ लौट आता था। इसी वजह से बाहर नहीं निकल पा रहा था। मैंने एक पेट्रोल पंप में पहुंचकर कार की टैंकी फुल कराई। पेट्रोल का बिल अदा करते हुए पूछा, डिमोर जाने का कौन सा रास्ता है? उसने सामने वाली शाहराह की तरफ इशारा करते हुए कहा, आप उधर जनूब की तरफ चले जाएं। मैं उधर चल पड़ा। अब अपने मसले पर गौर करने और उसका हल तलाश करने से पहले लैला के मुतल्लिक मालूम करना ज़रूरी था कि वो दुश्मनों से किस तरह निमट रही है। मुझे मंजिल की फिक्र नहीं थी, रास्ता मालूम हो चुका था, इसलिए ड्राइव करता हुआ उसके दिमाग में पहुंच गया। उसे अपने अड्डे पर लाने वाला इसहाक रॉबिन सब्ज बाग दिखा रहा था। तरह तरह का लालच दे रहा था कि अगर वह गोल्डन रैकेट से ताउन करेगी तो दुनिया के कई ममालिक में उसका बैंक बैलेंस होगा। वो जहां जाएगी ऐश करेगी। उसके लिए किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। जिस चीज़ का मुतालबा करेगी गोल्डन रैकेट वाले फ़ौरन उसे पूरा करेंगे। लैला उसकी बातें सुन रही थी और यूं खुशी का इजहार कर रही थी जैसे मुतासिर हो रही हो और उसकी बातों में आकर अब समझौता करने ही वाली हो। इसहाक रॉबिन ने पूछा, अब अपना फैसला सुनाओ। तुम्हारी एक बात समझ में नहीं आई। अभी तुमने कहा मैं समझौते पर राजी ना हुई तो इसराइली हुकाम के जरिए मुझे ताउन करने पर मजबूर कर सकते हो।
अगर ऐसा कर सकते हो तो फिर मुझे शीशे में उतारने की क्या ज़रूरत है? क्यों मेरी खुशामदीद कर रही हो? वो मुस्कुराते हुए बोला, जब एक मुल्क दूसरे दुश्मन मुल्क से मुहाजराई करता है तो वो सिर्फ हथियारों से नहीं लड़ता, सियासी चालों से भी लड़ता है। और आज की दुनिया में सबसे बड़ी चाल मुनशियात है। तुम्हारे इसराइली हुकाम फ़लस्तीनी मुसलमानों में मुनशियात का जहर फैलाना चाहते हैं। इसके लिए हमसे ताउन करते हैं। इसराइल से लेकर लबनान तक इसराइल से लेकर लबनान तक जिन इलाकों में मुसलमानों की अक्सरियत है, वहाँ सुकून बख्श अद्वियात से लेकर चरस कोकीन जैसे नशे को फैलाने के सिलसिले में वह हर तरह हमें सहूलतें फराहम करती हैं। उन दिनों शाजिर नाजिरी हिरवेन का नाम सुना जाता था। लैला ने पूछा, मेरी हुकूमत का ताउन काफ़ी नहीं है? वो इनकार में सर हिलाकर बोला, तुम्हारी हुकूमत का मामला हुकूमत के साथ है, उससे हटकर हमारी तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग होगी। ये तो मानती हो कि हर मुल्क हर कौम में गुंडे बदमाश बदकमाश लोग होती हैं। हमारी कौम में भी चोर बदमाश नशेबाज और कातिल लाजमी होते हैं। हम उन्हें राह रास्त पर नहीं ला सकते। ये जैसी हैं वैसे ही रहेंगे। फिर उनके जरिए मुनशियात को क्यों ना फैलाएं? यानी तुम यहूदी होकर मुझ जैसी यहूदी लड़की से ये तवक्को करते हो कि अपनी ही कौम में ये जहर फैलाऊंगी? मुनाफिक औरों का कोई मजहब नहीं होता, कोई मुल्क नहीं होता। वो हर मजहब में घुसकर हर मुल्क की सरहद पार करके अपना मुनाफा हासिल करते हैं। और मैं तो सीधे सादी यहूदियों की बात नहीं कर रहा हूँ। सिर्फ बदकमाश लोग ज़ेर बहस हैं। तुम इनमें ये जहर तो फैला सकती हो। वो तायीद में सर हिलाकर बोली, तुम्हारी बात समझ में आ गई। यानी हमारी कौम में जो लोग बदकमाश हैं, थोड़ी बहुत नशे के आदी हैं, जुआ खेलते हैं, बदमाशियां करते हैं, वो तो बदमाश लाजमी रहेंगे। फिर उनसे मुनाफा क्यों ना हासिल किया जाए? वह चुटकी बजाकर बोला, हियर इज द पॉइंट। मैं यही नुक्ता समझाना चाहता था। तुम वाकई समझदार हो मिस्टर रॉबिन। मैं ज़रूर तुम्हारा साथ दूंगी, लेकिन अपने मुल्क से पहली बार यहाँ कारकर्दगी दिखाने आई हूँ। अगर मेरे रिकॉर्ड में किसी कारनामे का इजाफा ना हुआ तो मेरी तरक्की रुक जाएगी। दोबारा मुझे मुल्क से बाहर आने का मौका नहीं मिलेगा। अगर तुम कोई कारनामा अंजाम देना चाहती हो तो मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूँ। ज़रा ठहरो, अभी तुम्हारी बात का जवाब दूंगा। उसने रिसीवर उठाकर नंबर डायल किए। मिस गाइड से रब्ता कायम हुआ। इसाक रॉबिन ने कहा, बॉस को ये खुशखबरी सुना दो कि मिस सारा इजिक हर तरह से ताउन करना चाहती हैं, लेकिन एक शर्त है। वो इसराइली हुकाम को खुश करने के लिए कोई कारनामा अंजाम देना चाहती हैं। क्या इस सिलसिले में हम मिस सारा इजिक के लिए कुछ कर सकती हैं? मिस गाइड ने कहा, मैं बॉस से गुफ्तगू करने के बाद जवाब दूंगी, इंतजार करो। उसने रिसीवर रखकर इंटरकॉम के जरिए डॉक्टर विलियम ब्रोक से रब्ता कायम किया। फिर उसे इसाक रॉबिन और सायरा आइजिक के मुतालिक तफसील से बता दिया। डॉक्टर ने कहा, मैं अभी आ रहा हूँ। वो थोड़ी देर बाद मिस गाइड के दफ्तरी कमरे में पहुंच गया। उसके सामने मेज के दूसरी तरफ एक कुर्सी पर बैठते हुए बोला, हम सारा आइजिक के लिए इतना कुछ कर सकते हैं कि वो हमारी आसानमंद रहेगी। डॉक्टर ने बताया कि सारा आइजिक पर किस तरह एहसान किया जा सकता है। मिस गाइड ने टेलीफोन के जरिए रब्ता कायम करते हुए इसाक रॉबिन को वही बात बताई। इसाक रॉबिन सुनता रहा। फिर उसने रिसीवर रखकर लैला को देखते हुए कहा, तुम क्रिस्टोफर मिकी को अच्छी तरह जानती हो? लैला ने चौंक कर उसे देखा, फिर पूछा, तुम उसके मुत्तल्लिक क्यों सवाल कर रहे हो? हमारे आदमियों की रिपोर्ट है कि तुम पिछले दिन उसके साथ एक होटल में देखी गई, फिर कल रात उसके बंगले में गई थी। ये मेरा पर्सनल मामला है। ये तुम्हारा पर्सनल मामला है तो इसका मतलब ये हुआ कि उसकी पर्सनल लाइफ को भी जानती हो? किसी हद तक जानती हो। सुना है वो बेहद पुरस्कार सरगर्मियों में मुलविस रहता है। स्मगलिंग उसका धंधा है, लेकिन वो कभी गिरफ्त में नहीं आता। मैंने सोचा अगर उसके करीब जाऊंगी तो शायद उसके भेद को पा सकूं, लेकिन कोई खास कामयाबी नहीं हुई। अब कामयाबी होगी। क्या तुम उसके मुतल्लिक कुछ जानते हो? उसके खिलाफ सबूत हैं? हमारे हाथ कोई सबूत नहीं है, वक्त आने पर साबित किया जा सकता है। हम तुम्हें इतने मौके इतनी आसानियां फराहम करेंगे कि तुम उसे पूरी तरह बेनकाब कर सकोगी। उसके बेनकाब होने के बाद यहूदी हुक्काम तुम्हें सीक्रेट सर्विस की आंख का तारा समझने लगेंगे। कैसे बड़ी कामयाबी की तवक्को कर सकती हो? वो खुश होकर अपनी कुर्सी पर पहलू बदलते हुए बोली, मुझे फौरन बताओ, मैं उसे किस तरह बेनकाब कर सकती हूँ। गौर से सुनो, इन दोनों बेरूत में जो क्रिस्टोफर मिक्की और जिससे तुम मिल चुकी है वो क्रिस्टोफर मिक्की नहीं, एक बहरूपिया है। ये बात लैला जानती थी कि मैं पाकिस्तानी मिक्की हूँ। इसके बावजूद उसने हैरानी का इजहार करते हुए पूछा, क्या वाकई? हाँ, तुम्हें मालूम होगा कि क्रिस्टोफर मिक्की माहिर नजूम था और हमेशा दुरुस्त पेश गोइयाँ करता था। उसने कह दिया था कि वो रात उसकी ज़िंदगी की आखिरी रात है। अगर वो जिंदा बच जाएगा तो फिर तबई मौत मरेगा। हाँ, मैंने ये सुना था। उस रात मैंने उसे फ़ोन भी किया था, उससे मिलना चाहती थी, लेकिन वो अपने आप को जिंदा रखने के लिए इतना मोहतात था कि किसी से मिलना नहीं चाहता था। और मैं समझती हूँ उसकी एहतियात काम आई, वो अब भी जिंदा है। इसाक रॉबिन ने हंसते हुए कहा, यही तो सारा चक्कर है। जिसे तुम जिंदा समझ रही हो वो कब का मर चुका है। अपनी पेशगोई के मुताबिक इस दुनिया से उड़ चुका है। पता नहीं उसकी लाश कहाँ ले जाकर फेंक दी गई है। तो फिर ये कौन है जिससे मैं मिलती रही हूँ? मैंने कहा ना, एक बहरूपिया है। उसके मुतल्लिक जो मालूमात हासिल हुई हैं वो ये हैं कि वो परसों शाम को एक अजनबी बुजुर्ग जलीलुल कदर के इलाके में आया। उस बुजुर्ग के मुतल्लिक तुम क्या जानती हो? लैला ने इनकार में सर हिलाया।
इसाक रॉबिन ने कहा, वो फ़लस्तीनी मुजाहिदीन की पुश्तपनाही करता है। मुजाहिदीन जब भी किसी मुसीबत में हो तो कैंप से निकलकर जलीलुल कदर के इलाके में कैंप करते हैं। इस तरह दुश्मन उनकी शनाख्त नहीं कर सकते। जो मुजाहिदीन चेहरों के जरिए शनाख्त कर लिए जाते हैं, वो बूढ़ा उन्हें छुपा कर रखने के इंतजामात भी करता रहता है। बहरहाल इसी के इलाके में वो अजनबी आया था। वहाँ उसने अपने चेहरे की मुख्तसर सी प्लास्टिक सर्जरी कराई। कोई अंग्रेज प्लास्टिक सर्जरी का माहिर वहाँ आया था। उसने हैरत अंगेज तौर पर उसके चेहरे को तब्दील किया। उसे हू बहू क्रिस्टोफर मीकी बना दिया। उसका कमाल यह है कि अभी तक मीकी का रोल अदा कर रहा है। हम, तुम और क्रिस्टोफर मीकी के तमाम शनासा उसे धोखा खा रही हैं, उस पर ज़रा शुबा नहीं कर रही हैं। लैला ने कहा, यह तो कहानी किस्से की बातें मालूम होती हैं। माना कि उसने अपना चेहरा तब्दील कर लिया है और हू बहू क्रिस्टोफर मीकी बन गया है, लेकिन उसकी चाल ढाल, गुफ्तगू का अंदाज और उसके खुफिया राज, जिसे वो या उसके करीब तरीन शनासा जानते हैं, ये मौजूदा क्रिस्टोफर मीकी जो बहरूपिया है किस तरह जानता होगा? यही बात हमारी समझ में नहीं आ रही। उस बहरूपिये की जड़ों में घुसकर मालूम किया जाए तो बहुत सी अहम इंकशाफात हो सकती हैं। लेकिन वो अजनबी कौन है, कहाँ से आया है? इतना पता चला है कि वो पाकिस्तान से आया है और वो भी इल्म नजूम का माहिर है। बला का क्याफा शनास है, बिल्कुल सच्ची पेशगोइयां करता है। लैला उसकी बातें सुन रही थी और दिल ही दिल में सोच रही थी, कमबख्त पाकिस्तानी मिकी मुझसे झूठ कह रहा था कि वो क्रिस्टोफर मिकी का हमशक्ल है, आखिर बहरूपिया निकला। वो सोच रही थी, अगर उसने प्लास्टिक सर्जरी के जरिए खुद को तब्दील किया है और वो कोई दूसरा पाकिस्तानी है, तो मुझसे क्यों छुप रहा है, जबकि इस हद तक बता चुका है कि वो असली मिकी नहीं है। अगर वो बता देता कि प्लास्टिक सर्जरी के जरिए चेहरे को तब्दील किया है, तो क्या मैं शुबा करती कि वो फरहाद है? वह फिर बेचैनी से पहलू बदलने लगी। उसके अंदर इस तरह पैदा हुआ, हाँ वही फरहाद हैं। उन्होंने सर्जरी वाली बात इसलिए छुपाई है कि मुझे उन पर शुबा ना हो, यानी जिससे शुबा हो सकता था वही बात छुपाई, बाकी सारी बातें बता दी। क्या तुम मिकी के मुतल्लिक सोच रही हो? हाँ, क्या मैं फ़ोन इस्तेमाल कर सकती हूँ? बेशक, आज से तुम गोल्डन रैकेट के अहम रुकन हो, यहाँ की हर चीज़ इस्तेमाल कर सकती हो। वो रिसीवर उठाकर क्रिस्टोफर मिकी के बंगले के नंबर डायल करने लगी। राब्ता कायम होते ही मेरी लेडी सेक्रेटरी की आवाज़ सुनाई दी। लैला ने कहा, मिकी को फ़ोन पर बुलाओ, एक बहुत अहम इत्तला है। सॉरी, वो मौजूद नहीं है। लैला ने झूठ कहा, लेकिन वो कह रहे थे मौजूद रहेंगे। मुझे इसी नंबर पर इत्तला देना चाहिए। वो आध घंटे पहले यहाँ से गए हैं, कोई ज़रूरी पैगाम है तो आप नोट करा सकती हैं। मैं उनकी खास सेक्रेटरी हूँ, उनका पैगाम सिर्फ उन्हीं तक पहुँचता है, किसी दूसरे को मालूम नहीं होता। मुझे अफसोस है, मैं ये इत्तला सिर्फ मिकी को दे सकती हूँ। वो कब तक वापस आएंगे? वो कभी बता कर नहीं जाते। ये तो बता सकती है वो अपनी गाड़ी में गए हैं या टैक्सी में। अगर अपनी गाड़ी में गए हैं तो खुद ड्राइव कर रहे हैं या ड्राइवर साथ है? तुम इतनी बातें क्यों पूछ रही हो? प्लीज़ बता दो। अगर तुम्हारा बॉस अपनी गाड़ी में गया है तो जिंदा वापस नहीं आएगा, क्योंकि उस गाड़ी में टाइम बॉम्ब रखा हुआ है। क्या वाकई? लेडी सेक्रेटरी की तकरीबन चीख सुनाई दी। लैला ने कहा, रिसीवर ना रखना, मेरी बात का जवाब दो। क्या वो अपनी गाड़ी में गए हैं? हाँ, खुद ड्राइव करते हुए गए हैं। लैला ने रिसीवर रख दिया। इसाक रॉबिन उसे सवालिया नज़रों से देख रहा था। वो बोली, मैं मालूम करना चाहती थी उसके बंगले में इस वक्त कितने मुलाजिम हैं, लेकिन तुमने ऐसा सवाल नहीं किया। वो दोबारा रिसीवर उठाकर नंबर डायल करते हुए मुस्कुराकर बोली, मैंने सवाल किया और अपना जवाब पा लिया, ये बात तुम नहीं समझ सकोगे। दूसरी तरफ से राब्ता कायम हुआ। लैला ने कहा, इस वक्त क्रिस्टोफर मिकी अपने बंगले में नहीं है। उस बंगले में एक लेडी सेक्रेटरी, एक हबशी मुलाजमा और 2 मुलाजिम हैं। उनके अलावा एक ड्राइवर है। लैला ने माउथ पीस पर हाथ रखते हुए इसाक रॉबिन से पूछा, मैं यहाँ से क्रिस्टोफर मिकी के बंगले तक कितनी देर में पहुँच सकती हूँ? 45 मिनट में। उसने रिसीवर से हाथ हटाकर कहा, 45 मिनट के अंदर उन 5 मुलाजमों को अपने काबू में कर लिया जाए। बंगले के अंदर जाने का रास्ता साफ होना चाहिए। मैं अभी उसके बेडरूम की तलाशी लूंगी। ये कहते उसने रिसीवर रख दिया। इसाक बिन रॉबिन ने उसे तारीफी नजरों से देखते हुए कहा, तुम बहुत फास्ट हो, मैं समझ गया। तुमने ये सवाल क्यों किया कि मिकी खुद कार ड्राइव करता हुआ गया है या ड्राइवर साथ गया है? इससे पता चल गया कि मुलाजमों में ड्राइवर भी शामिल है, लेकिन अभी तुम किससे बातें कर रही थी? क्या यहाँ तुम्हारी टीम मौजूद है? ये मेरे ज़ाती मामलात हैं, मैं इस सिलसिले में कुछ नहीं बताऊंगी। तुम लोग मुझसे ताउन चाहते हो, क्या ये इसका सबूत नहीं है कि मैं तुम्हारे काम आने के लिए इसी लम्हे से मिकी के पीछे पड़ गई हूँ? बेशक हमें इस बात की खुशी है। फौरन मेरे लिए टैक्सी मंगवा दो। टैक्सी क्यों? हम तुम्हें पहुँच जाएंगे। सॉरी, ये मेरा मामला है, मैं नहीं चाहती कि गोल्डन रैकेट का कोई फ़र्द मेरे साथ हो। लेकिन तुम गोल्डन रैकेट के लिए काम कर रही हो, फिर भी जब मैं तन्हा एक कारनामा अंजाम दूंगी तो गोल्डन रैकेट में भी मेरा रिकॉर्ड रहेगा। और यह हमेशा से मेरा रिकॉर्ड रहा है कि किसी भी मुहिम में तन्हा जाती हूँ और तन्हा कामयाब होकर आती हूँ। मेरी कामयाबी सिर्फ मेरे नाम होती है, इसमें किसी को शरीक नहीं करती। प्लीज़ मुझे 45 मिनट में वहाँ पहुँचना है, मेरे साथ आओ। वो इसाक रॉबिन के साथ चलते हुए उस अड्डे से बाहर जाने लगी। उसके दिमाग में एक ही कीड़ा कुलबुलाता रहता था,
और वो ये कि किसी तरह वो मेरी अदम मौजूदगी में क्रिस्टोफर मीकी से ताल्लुक़ रखने वाली तमाम अहम चीज़ें वहाँ से समेट कर ले जाए। अब उसके ख्याल के मुताबिक उसे सुनहरी मौका मिल रहा था। फिर ये बात तो दिमाग में गूंज ही रही थी कि पाकिस्तानी मिकी ने प्लास्टिक सर्जरी वाली बात छुपाई और ना जाने क्या कुछ छुपाता रहा है। आज सुबह वो मुझसे दूर हो गई थी कि फरहाद अली तैमूर अब उसके दिमाग में आकर बिलवास्ता रहनुमाई करने लगा है। और मैं चूंकि फरहाद नहीं हूं इसलिए मुझसे कोई दिलचस्पी नहीं रही थी। लेकिन चंद मंतकी दलाइल के मुताबिक मैं फरहाद नजर आ रहा था। फिर वो मेरे करीब आना चाहती थी। इस बार मुझे अच्छी तरह टटोलना और मेरी जड़ में पहुंचना चाहती थी। वो सोच रही थी, इस बार मिकी का सामना हुआ तो वो पीछा नहीं छोड़ेगी। ये तो मैं देख ही रहा था कि किसी के पीछे पड़ती है तो उसके मुतल्लिक मुकम्मल मालूमात हासिल करती है और उससे ताल्लुक़ रखने वाले अहम सबूत हासिल किए बगैर पीछा नहीं छोड़ती, कंबल बन जाती है। मैं कार ड्राइव करने के दौरान दिमागी तौर पर हाजिर था। लैला के दिमाग में इस तरह जाता था कि ड्राइविंग के वक्त कोई नुकसान ना पहुंचे। मैं शहर से बाहर आ गया था और तेजी से दौड़ती हुई कार के सामने और अतराफ से गुजरते हुए मनाजिर देखता जा रहा था। उसी वक्त मुझे अपने दिमाग में सोच की लहरें महसूस हुई। मैंने कहा, हाँ रसवंती, मैं सुन रहा हूँ। मैं खैरियत मालूम करने आई हूँ। तुम्हारी नींद के दौरान मैंने जिन लोगों से रब्ता कायम किया और जो मामला तय हुए उसकी रिपोर्ट पेश करना चाहती हूँ। क्या उस रिपोर्ट में कोई ऐसा मामला है जिसके लिए मुझे फ़ौरन तवज्जो देनी पड़ेगी? ऐसी कोई बात नहीं है। लैला खतरात में घिरी हुई थी तो मैंने नींद से बेदार किया। और भी कोई अहम मामला होता तो तुम्हें पहले ही बता देती। जो कुछ भी है उससे मैं, सोनिया और आला बीबी निमट सकती हैं। फिर ये रिपोर्ट अभी ना सुनाओ, मैं दूसरे मामले में मसरूफ़ हूँ। एक और बात है, सबाता वादी में वापस आना नहीं चाहती। वो अपने बाबा से ये कहकर गई थी कि तुम्हारे साथ ही वापस आएगी, इसलिए तुम्हारी तलाश में भटकना चाहती है। मैंने उसे समझाया है, जब तुम बेदार होगे तो तुमसे इसका जिक्र करूंगी। तुम्हें उसके बारे में कोई फैसला करोगे? मैं किसी वक्त उससे राब्ता कायम करूंगा या सोचूंगा उसके बारे में क्या किया जा सकता है। अभी तो मैं इज्जत अली के दिमाग में पहुंच रहा हूँ। तुम चाहो तो वहां पहुंचो और मेरी बातें सुनो। इस तरह तुम्हें मेरी मौजूदा मसरूफियात का इल्म भी होता रहेगा। मैंने एक बस्ती के करीब कार रोक दी। वहां कुछ दुकानें नजर आ रही थीं। जिस दुकान के सामने मैंने गाड़ी रोकी वहां टेलीफोन था। मैं इसी तरह गाड़ी में बैठा रहा और इज्जत अली के पास पहुंच गया। मैंने उसे मुखातिब करते हुए कहा, हेलो इज्जत भाई। वो पहले तो चौंका, फिर मुस्कुराकर बोला, कौन भाभी आप हैं? हाँ मैं बोल रही हूँ। इन दिनों गोल्डन रैकेट का 7वां गोल्डमैन डॉक्टर विलियम ब्रोक बैरूत में है। उसके यहाँ आने से पहले ऐसी अद्वियात का एक भारी जखीरा यहाँ पहुंचा है जो बज़ाहिर तो सुकून बख्श अद्वियात हैं, लेकिन वह नशा की इंतहा को पहुंचाती हैं। इसके अलावा पूरे लबनान में चरस, कोकेन और मैरिजुआना के जखीरे जहां जहां छुपा कर रखे गए हैं, मैंने उनका सुराग लगाया है। आप इन तमाम खुफिया अड्डों के पते नोट करें और मुझे बताएं कि आप यहाँ छापे मारेंगे या मैं उनका मुहासबा करूं। नहीं भाभी, आप तो वादी काफ में बेहद मसरूफ़ हैं, ये काम मुझ पर छोड़ दें। मैं फ़ौरन ही रवाना होने की कोशिश करता हूँ। आज रात तक बेरौत पहुँच जाऊँगा। एक बात याद रखें, यहाँ ऑपरेशन के दौरान सारा नामी एक लड़की से आपका टकराव हो सकता है। ये सारा कौन है? पूरा नाम सारा आइजिक है। उसका ताल्लुक इसराइली सीक्रेट सर्विस से है। बहुत तेज़ तर्रार, ज़हीन और बेहतरीन फाइटर है, लेकिन इस कदर पुरस्कार है कि इसराइली हुकाम और सीक्रेट सर्विस वाले भी उसकी असलियत को नहीं समझ पाते। दरअसल ये एक मुसलमान लड़की है। इसका नाम लैला सानी है। दोहरी जिंदगी गुजार रही है। ये मुसलमान और यहूदी दोनों को पसंद करती है। दोनों कौमों में शैतान हो तो उनकी दुश्मन, दोनों कौमों में इंसान हो तो उनकी दोस्त बन जाती है। मैं चाहती हूँ उससे आपका टकराव हो तो वो आपसे दुश्मनी भूल जाए, आपसे सुराग रसानी के ऐसे गुर सीखे जो इतनी कम सीनी में लड़कियां सीख नहीं पाती। आप इत्मीनान रखिए, मैं लैला से एक बाप और उस्ताद की तरह पेश आऊँगा। मैंने मनुष्यात के खुफिया अड्डों के जो पते कागज़ में लिख रखे हैं उन्हें देख देख कर पढ़ना शुरू किया। उधर इज्जत अली उन पतों को नोट करता जा रहा था। आखिर उसने कहा, ईरान, तुर्की, बल्गारिया और रूस की जनूबी सरहदों से इंटरपोल की हाई कमान ने इतला दी है कि वादी काफ के अतराफ भांत भांत के सुराग रसानों और मुसल्ला गुरीला टाइप के लोगों की भीड़ लगती जा रही है। वो सब आपको घेर रही हैं। वहां भी आपको सुकून से नहीं रहने देंगे। आप फिक्र न करें, मैं यहाँ खैरियत से हूँ। सोनिया मेरे साथ है और टार्टर गलबा के कबीले वाले किसी से कमज़ोर नहीं हैं। हमारे पास जदीद हथियार नहीं है, लेकिन टेलीपैथी रवायती हथियारों पर भारी है। इसके अलावा 2-4 रोज़ में हमारे पास इतने हथियार पहुंच जाएंगे जिसकी तवक्को हम खुद नहीं कर रही हैं। बड़े बड़े ममालिक हमें हर तरह की इमदाद देने पर तुले हुए हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। मैं चाहता हूँ जब लबनान आ ही रहा हूँ तो क्यों ना गोल्डन रैकेट वालों को अच्छा सबक सिखाने के बाद आपकी तरफ चलाऊँ। मेरा मतलब है वादी काफ तो नहीं आऊँगा, लेकिन उसके अतराफ एक चक्कर ज़रूर लगाऊंगा और मेला लगाने वाले दुश्मनों में हलचल पैदा करूंगा। आप आना ही चाहते हैं तो मैं आपका तारुफ अपनी एक सुरागरसा टीम से कराऊंगी। ये टीम बाबा साहब के अदारे की तरफ से रवाना हो चुकी है और वादी काफ के अतराफ पहुंचने वाली है। फिर तो ज़रा लंबी छुट्टी में आऊँगा ताकि आपकी सुरागरसा टीम के ज़्यादा से ज़्यादा काम आ सकूँ।
मैंने उससे रुखसत होकर रसवंती से कहा, अब तुम्हें वादी में हाजिर रहना चाहिए। मैं यहाँ से फुर्सत पाते ही तुम्हारे पास पहुँचूंगा। मैं गाड़ी से उतरकर उस दुकान में आया। वहाँ टेलीफोन रखा हुआ था। दुकानदार की इजाज़त से मैंने रिसीवर उठाया। इस दौरान लैला के दिमाग में झांक कर देखता रहा। वो मेरी ख्वाबगाह में पहुंच गई थी। मेरे पांचों मुलाजमों को कुछ अनजाने लोगों ने अपने काबू में कर रखा था। उधर वो आहनी सेफ को खोल चुकी थी। उसके अंदर रखी हुई कुछ चीज़ों को निकाल निकाल कर देख रही थी, समझ रही थी और फिर मायूस हो रही थी, क्योंकि तमाम अहम चीज़ें मैं अपने साथ ले आया था। वो अचानक ही उछल पड़ी। पलट कर देखा, फ़ोन की घंटी बज रही थी। चोर के दिल में चोर होता है। उसे यूं लगा जैसे क्रिस्टोफर मिकी उसके सर पर पहुंच गया हो। उसने घूरकर टेलीफोन को देखा, घंटी बज रही थी। फिर उसने दरवाजे की जानिब देखा। वो जानती थी यहाँ के तमाम मुलाजमीन को काबू में किया गया है, कोई इधर नहीं आएगा। वो आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई आई। फिर कुछ सोचकर उसने रिसीवर उठा लिया, कान से लगाकर सुना। मैंने हेलो कहकर लेडी सेक्रेटरी को मुखातिब किया। वो फ़ोन पर मेरी आवाज़ को पहचान रही थी। मज़ीद एक बार आवाज़ सुनकर यकीन करना चाहती थी। मैंने कहा, तुम खामोश क्यों हो, जवाब क्यों नहीं देती? मैं तुम्हारी सेक्रेटरी नहीं हूँ, आवाज़ से पहचान सकते हो तो पहचान लो। मैंने एक गहरी सांस लेकर कहा, ओह, तुम फिर मेरे कमरे में पहुंच गई हो। आखिर क्या भला हो? 24 घंटे मेरे बंगले की निगरानी करती हो। जब भी मैं गैर हाजिर होता हूँ वहां पहुंच जाती हो। आखिर कब मेरा पीछा छोड़ोगी? उसने मेरी बात को नज़रअंदाज करते हुए पूछा, तुमने क्रिस्टोफर मिकी की तमाम अहम चीज़ें सेफ से निकाल कर कहाँ छुपाई हैं? अच्छा, तो तुम वो आहनी सेफ खोल चुकी हो? हाँ। मैं तुमसे चंद सवालों के जवाब चाहती हूँ। जब उसे खोल चुकी हो तो वहाँ एक छोटा सा ट्रांसमीटर मिलेगा। मैं रिसीवर रख रहा हूँ। अभी 1 मिनट के अंदर तुमसे ट्रांसमीटर के जरिए राब्ता कायम करूंगा। मैंने रिसीवर रख दिया। दुकान का मालिक दूर बैठा हुआ था। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया, फिर अपनी कार में आकर बैठ गया। उसे स्टार्ट करके आगे बढ़ाते हुए डैशबोर्ड के एक निचले बटन को पुश किया। इसके साथ ही बोर्ड का एक मुख्तसर सा हिस्सा खुल गया। मैंने दूसरे बटन को दबाया तो एक ट्रांसमीटर बाहर आ गया। मैंने उसे ऑपरेट किया। जरा सी देर में राब्ता कायम होते ही मैंने कहा, हेलो हेलो, मिकी स्पीकिंग। दूसरी तरफ से लैला की आवाज़ सुनाई दी। मैंने पूछा, तुम क्या सवाल करना चाहती हो? तुमने मुझसे प्लास्टिक सर्जरी वाली बात क्यों छुपाई? कैसी प्लास्टिक सर्जरी? अनजान ना बनो। तुमने चेहरे पर प्लास्टिक सर्जरी कराई है। तुम क्रिस्टोफर मिकी के हमशक्ल नहीं हो। तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा? मैंने हैरानी से पूछा, यानी तुम ये कहना चाहती हो ये मेरा अपना चेहरा असली चेहरा नहीं है? हाँ, तुम्हारा असली चेहरा नहीं है। तुम अभी झूठ बोले और बनने की कोशिश कर रहे हो। मिस सारा आइजिक, अगर तुम इसी तरह सुराग रसानी करती रही तो औरतों को बदनाम कर दोगी। ये साबित करोगी कि औरत जासूस बन ही नहीं सकती। तुम ख्वाह कुछ कह लो, मुझे मिलने वाली इतला गलत नहीं हो सकती। कैसी अहमकाना बातें कर रही हो? तुम कहाँ छुपे हुए हो? सामने आओ, मैं साबित कर दूंगी। मैं सामने आऊंगा, मगर एक शर्त पर। मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। अगर तुम मेरे चेहरे पर प्लास्टिक सर्जरी साबित ना कर सकी और यही मेरा असली चेहरा साबित हुआ तो तुम मेरी हो जाओगी। ये क्या बकवास है? अगर बकवास है तो मैं तुम्हें अपने करीब फटकने भी नहीं दूंगा। दूसरी सूरत में अपना चेहरा तो क्या, अपना दिल भी खोल कर रख दूंगा। मुझसे दिल की बातें ना करो। जब दुश्मन तुम्हारे सर पर पहुंच जाएंगे तो वो तुम्हारे चेहरे को नोच खसूट कर बेनकाब कर देंगे। तुम किस दुश्मन की बात कर रही हो? गोल्डन रैकेट वाले तुम्हारे पीछे पड़ गए हैं। मैंने ये मालूमात उन्हीं लोगों से हासिल की हैं। ये दुरुस्त है कि तुम पाकिस्तान से आए हो। यहाँ कर तुम किसी बुजुर्ग जलीलुल कदर के इलाके में पहुंचे थे। वहाँ किसी अंग्रेज ने तुम्हारी प्लास्टिक सर्जरी की। फिर तुम उसी रात क्रिस्टोफर मिकी की जगह लेकर अब तक उसका रोल अदा कर रहे हो। तुम्हें यह कहानी किसने सुनाई? गोल्डन रैकेट का एक अहम शख्स है। उस शख्स को ये बातें कैसे मालूम हुई? जैसे भी मालूम हुई, तुम बताओ, क्या ये गलत है? सिर्फ एक बात गलत है, वो ये कि मेरे चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी कराई गई है। मैं पाकिस्तान से आया हूँ। बुजुर्ग जलीलुल कदर के इलाके में गया। वहां पर मैंने और मुजाहिदीन ने यह मनसूबा बनाया कि जब क्रिस्टोफर मिकी उस रात अपनी मुतवक्का मौत का इंतजार कर रहा है तो उसे मर ही जाना चाहिए और मुझ जैसे हमशक्ल को उसकी जगह लेना चाहिए। यूं भी मैं बहुत अरसे से उसकी जगह लेना चाहता था। उस रात मौका मिल गया और अब मैं उसका रोल अदा कर रहा हूँ। यानी तुम्हारे चेहरे पर प्लास्टिक सर्जरी नहीं की गई? बिल्कुल नहीं। वो आहिस्तगी से बोली। मिस्टर ईजल हार्डी का भी यही दावा था। उन्हें एंटी मेकअप कैमरा भी बेनकाब नहीं कर सकता था। आज तुम्हारा भी यही दावा है, तुम्हें भी एंटी मेकअप कैमरा बेनकाब नहीं कर सकता। प्लीज सच सच बता दो, क्या तुम फरहाद अली तैमूर हो? ओ खुदाया, समझ में नहीं आता तुम मेरे पीछे पड़ गई हो या फरहाद के। जब घूम फिर कर मुझे फरहाद कहती हो तो पता चलता है दरअसल तुम्हें फरहाद की तलाश है। और जब मैं तुम्हारी मोहब्बत की खातिर खुद को फरहाद तस्लीम करने के लिए तैयार हो जाता हूँ तो तुम मुझे फरहाद समझने से इनकार कर देती हो। आखिर मैं क्या करूँ? तुम एक बार मुझे फरहाद कह दो, मैं सारी जिंदगी के लिए अपना नाम यही रख लूंगा। जब कैस लैला के इश्क में मजनू कहलाने लगा तो क्या मैं तुम्हारे इश्क में फरहाद नहीं कहला सकता? वो सर थामे ट्रांसमीटर के सामने बैठी मेरी बातें सुन रही थी, परेशान हो रही थी। मैंने कहा, तुम उसकी तलाश में जरूर पागल हो जाओगी। अभी सुबह की बात है, तुम मुझे फरहाद समझकर करीब आ रही थी।
फिर अचानक मुझसे दूर चली गईं। आखिर ये क्या पागलपन है, मुझे भी कुछ समझाओ। वो क्या समझाती, खुद उसकी समझ में नहीं आ रहा था। मैंने उसकी सोच में कहा, ये पाकिस्तानी मिक्की दुरुस्त कहता है, मैं शायद फरहाद की तलाश में पागल हो रही हूँ। हालांकि वो मुझे समझाते हैं तहम्मुल से, सब्र से और ठंडे दिमाग से काम लेना चाहिए, वरना मैं सीक्रेट सर्विस के मैदान में कामयाब नहीं हो सकूंगी। और मेरा ये हाल है कि इधर वो मुझे अच्छी बातें समझाते हैं और उधर मैं अपने फ़राइज़ से हटकर अच्छी बातें समझाने वाले के पीछे पड़ जाती हूँ। मुझे अपने आप पर काबू रखना चाहिए, वो कायल होकर सोचने लगी। हाँ, जिस तरह मैं पाकिस्तानी मिकी पर किसी न किसी बात से फरहाद होने का शुबा करती हूँ, उसी तरह कोई दूसरा भी मुझे सब्र तहम्मुल की बातें समझा सकता है, दिमाग ठंडा रखने की तलकीन कर सकता है। जहाँ कोई मुमासलत होती है मैं वहीं भटकने लगती हूँ। आखिर ये क्या पागलपन है, मुझे अपने आप को संभालना चाहिए। मैं उसकी सोच पढ़ रहा था, फिर चौंक कर अकबनुमा आईने को तवज्जो से देखने लगा। जब मैं बरौत शहर में भटक रहा था तो मुझे एक नीले रंग की सेकंड हैंड कार नजर आई। जब मैं हाईवे पर ड्राइव करता हुआ शहर से निकल रहा था उस वक्त भी वो पुरानी कार दिखाई दी थी। मैं दुकान के पास फ़ोन करने के लिए रुका तो वो कहीं गुम हो गई थी। अब लैला से बातों में मसरूफ़ था तो अचानक फिर वही पुरानी नीली सी कार नजर आ रही थी। यानी तकरीबन पौने 2 घंटे से वो मेरे ताक़ुब में थी। मैंने ट्रांसमीटर के ज़रिए कहा, सारा मैं अपनी जगह मसरूफ़ हूँ, फुर्सत मिलते ही तुमसे मुलाकात करूँगा। क्या तुम होटल में रहोगी? मैं वहीं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी, मगर होशियार रहना, गोल्डन रैकेट वाले तुम्हें यहाँ सुकून से रहने नहीं देंगे। मैं उनसे समझ लूँगा, तुम फ़िक्र न करो, ओवर एंड ऑल। मैंने ट्रांसमीटर को बंद करके नीचे का बटन दबाया। वो ट्रांसमीटर सिरकता हुआ पीछे चला गया। फिर दूसरा बटन दबाने से डैशबोर्ड का वो खलापुर हो गया। वहां जरा घनी आबादी थी। मैंने सड़क से उतरकर गाड़ी को एक छोटे से रास्ते के किनारे खड़ा किया, बाहर निकलकर उसे लॉक किया, फिर आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ पीछे पलट कर देखने लगा। जब वो गाड़ी मुझे नजर आई तो मैं उस रास्ते को छोड़कर एक गली में मुड़ गया। करीब ही एक कावा खाना नजर आया। मैं वहां पहुंचकर एक मेज के पास बैठ गया। कावा खाने के मालिक ने मेरे पास आकर अदब से अपनी जुबान में कुछ कहा। मेरे लिए ये बड़ी मुश्किल थी, मैं वहां की जुबान नहीं जानता था, जबकि असली क्रिस्टोफर मिक्की जानता था। अब तक मेरा गुजारा यूं हो रहा था कि मिक्की के जो मातियत मुझसे मुकामी जुबान में गुफ्तगू करते थे वो अंग्रेजी भी जानते थे, इसलिए मैं उनके दिमाग से तर्जमा समझ लिया करता। यहाँ चूंकि कावा खाने के मालिक को मैंने अंग्रेजी बोलते नहीं सुना था, इसलिए उसकी बात न समझ सका। यही अंदाजा हुआ कि वो मुझसे खाने पीने के सिलसिले में कुछ पूछ रहा है। मैंने अंग्रेजी जुबान में उसे कावा लाने के लिए कहा और हाथ के इशारे से भी समझाया। वो चला गया। उसी वक्त एक शख्स तेजी से चलता हुआ उसी गली में दाखिल हुआ। मैंने उसे गली में मुड़ते हुए देख लिया था। वो इधर उधर यूं देख रहा था जैसे किसी को तलाश कर रहा हो। फिर मुझ पर नजर पड़ते ही वो ठिठक गया। मैंने हाथ उठाकर इशारे से अपनी तरफ आने के लिए कहा। वो झिझक रहा था। मैंने बुलंद आवाज से कहा, प्लीज कम ओवर हेयर। इसके साथ ही मैंने हाथ का इशारा किया, इस ख्याल से कि शायद वो भी अंग्रेजी ना जानता हो। बहरहाल वो मेरे करीब आ गया। मैंने अंग्रेजी जुबान में कहा, यह कावा खाने का मालिक मेरी जुबान नहीं समझता, इससे कह दो हम दोनों के लिए कावा ले आए। वो अंदर चला गया। फिर कावा खाने के मालिक से कुछ कहने के बाद वापस आकर मेरी मेज के दूसरी तरफ बैठ गया। इसके बाद आहिस्तगी से बोला, मेरी गाड़ी की पिछली सीट पर हदीका सो रही है, उसे ज्यादा देर तक वहां छोड़ना मुनासिब नहीं है, प्लीज आप यहां से चलें। मैंने काबा के लिए मना कर दिया है। मैं फौरन ही उठकर खड़ा हो गया। उसके साथ जाते हुए बोला, तुम कौन हो? हदीका तुम्हारी गाड़ी की पिछली सीट पर क्यों सो रही है? जनाब क्या बताऊं, जब से आप क्रिस्टोफर मिकी के बंगले में आए हैं, वो दिन को दिन और रात को रात नहीं समझती है, बंगले की निगरानी करती रहती है। यही वजह है कि वो हर वक्त आपकी मदद के लिए पहुंच जाती है। मेरे पास एक पुरानी सी गाड़ी है, उसे साथ लिए लिए फिरता हूँ। जब आप रात को बंगले में सोते हैं तो वो मेरी गाड़ी की पिछली सीट पर रहती है। आधी रात तक मैं जागता हूँ, आधी रात तक वो जागती है। क्या हदीका से तुम्हारा कोई रिश्ता है? जी हाँ, बहुत गहरा। हम सब फलस्तीनी हैं, मादरे वतन के हवाले से हम एक माँ की औलाद हैं। क्या अभी मेरे पीछे आने का मकसद यही है कि मेरी निगरानी और हिफाजत कर रहे थे? जी हाँ, जब से आप नए रूप में आए हैं, बुजुर्ग जलीलुल कदर ने हम नौजवानों की ड्यूटी मुकर्रर कर दी है। कितने ही नौजवान मुख्तलिफ औकात में आपके आसपास रहकर आपकी हिफाजत करने की जिम्मेदारियां पूरी करते रहते हैं। हमें 4 लड़कियां भी हैं जिनमें एक हदीका है। ये किसी ड्यूटी की पाबंदी नहीं करती, दिन रात आप ही की फिक्र में लगी रहती है। मैंने इसे वादा किया है, अगर ये ज़रा आराम करती रहे, खाती पीती रहे, अपनी सेहत का ख्याल रखे तो मैं दिन रात इसका साथ दूंगा। जब ये आराम करेगी तो इसकी ड्यूटी अंजाम दूंगा। ये कहीं जाना चाहेगी तो इसके लिए अपनी गाड़ी मखसूस कर दूंगा। हम बातें करते हुए उस पुरानी नीले रंग की गाड़ी के पास पहुंच गए। उस वक्त तक हदीका बेदार हो गई थी, पिछली सीट पर बैठी हुई शायद हमारी तरफ देख रही होगी। उसने अपने आप को चादर में छुपा लिया था। मैंने उसी नौजवान से आहिस्तगी से पूछा, क्या तुमने हदीका का चेहरा देखा है, उसकी आवाज़ सुनी है? चंद रोज पहले तक सभी ने उसे देखा है, उसकी आवाज़ सुनी है। बहुत प्यारी सी लड़की है। उसकी आवाज़ में ऐसा तरन्नुम है जिसे फना नहीं होना चाहिए, और वो उसे फना कर रही है। क्या ये बिल्कुल तन्हा है? हाँ, इसके तमाम खानदान वाले अपनी सरजमीन के लिए शहीद हो गए। इसका कोई ठिकाना नहीं और ना ही कोई अपना है।
मैंने कार की पिछली खिड़की से हदीका को देखते हुए कहा, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हारा कोई ठिकाना नहीं है? मैं क्या तुम्हें पनाह नहीं दे सकता? उस नौजवान ने कहा, पनाह देंगे तो ये आपके साथ रहेगी, जबकि ये दूर ही दूर रहकर आपके दुश्मनों को शिकार करना चाहती है और करती आ रही है। मैंने पिछली सीट का दरवाजा खोलते हुए कहा, मेरी गाड़ी में आ जाओ। वो अपने आप में सिमटने लगी। उसकी अदाओं से पता चल रहा था हिचकिचा रही है। मैंने कहा, जब तुम मेरे लिए दिन रात एक करती हो तो मेरे हुक्म से इनकार नहीं कर सकती, चलो बाहर आ जाओ। वो चादर संभालती हुई अपने आप को अच्छी तरह छुपाती हुई बाहर आ गई। फिर मेरे साथ चलते हुए मेरी कार के पास आई। मैंने उसका अगला दरवाजा खोल दिया। वो बैठ गई। नौजवान भी साथ था। उसने कहा, मैं अपनी गाड़ी ले जाऊंगा, लेकिन आप कहाँ जा रही हैं? शहर में कुछ दुश्मन मेरे पीछे पड़ गए थे। मैं वक्ती तौर पर निजात हासिल करने इधर चला आया। यह सुनते ही हदीका का सर एक झटके से ऊपर की तरफ उठ गया, जैसे वो मेरी खातिर नींद से हड़बड़ाकर बेदार हो गई हो, मेरे दुश्मनों तक पहुंचने के लिए पर तोल रही हो। मैं उसके करीब स्टीयरिंग सीट पर बैठ गया। वो नौजवान पिछली सीट पर मेरी बातें सुनने के लिए आ गया। मैंने कहा, हमारे साथियों में कुछ गद्दार भी मौजूद हैं। ऐसे बदकमाश और मुनाफाखोर भी हैं जो जरा से दुनियावी फायदे के लिए अपनी आंख खराब करते हैं। क्या तुम अबी जमाइल नामी एक फ़लस्तीनी जवान को जानते हो जिसका ताल्लुक कैंप बुरूजुल बराजना से है? मैं जिस शाम तुम्हारे इलाके में आया था वहां वो मौजूद था। नौजवान ने कहा, हाँ हाँ, हम सब उसे अच्छी तरह जानते हैं और उसे अच्छी नज़रों से नहीं देखते। वो गलत रास्ते पर चल रहा है। बुजुर्ग उसे समझाने की कोशिश करते रहते हैं, जो गुमराह हो जाए और कभी राह रास्त पर ना आना चाहे, उस पर बुजुर्गों की नसीहत असर नहीं करती। अभी जमाल ने मेरे दुश्मनों में जाकर मुखबरी की है। दुश्मन इस ताक में है कि किसी तरह मेरे चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी साबित हो जाए, मेरे खिलाफ और सबूत फराम हो जाएं तो वो दो तरफा इकदाम करेंगे। एक तो क्रिस्टोफर मिक्की ने जिस तरह उन्हें ब्लैकमेल करके उनसे बड़ी बड़ी रकमें वसूल की हैं, वो रकमें मुझसे वसूल करेंगे। दूसरे मेरी असलियत मालूम होने पर ब्लैकमेल करेंगे और मुझे अपना अलाकार बनने पर मजबूर कर देंगे। मेरी बातों के दौरान हदीका चादर के अंदर से दोनों हाथ निकालकर एक छोटे से कागज पर कुछ लिख रही थी। वह ऐसे मौका के लिए हमेशा अपने पास एक कलम और चंद कागजात रखती थी। उसने कागज का वो टुकड़ा मेरी तरफ बढ़ा दिया। उसने लिखा था, अभी शहर चलो और मुझे दुश्मनों के अड्डे तक पहुंचा दो। मैंने उसे पढ़ने के बाद कहा, मैं जानता हूँ उनके नाम और पते मालूम होने के बाद तुम उन्हें जिंदा नहीं छोड़ोगी। ऐसा तो मैं भी कर सकता था, लेकिन मैं दुश्मनों को इतनी आसानी से मरने नहीं देता। जब वो मुझे ब्लैकमेल करना चाहते हैं, मुझसे फ़ायदा उठाना चाहती हैं, तो मैं उनसे मुजाहिदीन के लिए फ़ायदे हासिल करने की कोशिश करूंगा। मैं शहर में एक जाल फैला कर आया हूँ। आज रात तक मेरे दुश्मन मेरे शिकंजे में होंगे, लिहाजा मैं कल तक शहर वापस नहीं जाऊंगा और ना ही तुम जाओगी। मेरे मौजूदा मनसूबे के मुताबिक एक तो इज़्ज़त अली आज रात तक पहुंचने वाला था। दूसरा, मैंने इज़्ज़त अली को गोल्डन रैकेट के तमाम खुफिया अड्डों के पते नहीं बताए थे। तकरीबन 4 खुफिया अड्डे ऐसे थे जिनका पता लैला को बताना चाहता था, लेकिन ऐसे वक्त जब इज़्ज़त अली अपनी मुहिम शुरू करे, इधर लैला अपने तौर पर दुश्मनों को हरासा करे और सीक्रेट सर्विस की जासूसा की हैसियत से बैरूत में पहला कारनामा अंजाम दे,